Good evening, Rashmi. How are you? Very well. How are you, sir? First class. I'm first class. लेट हो गए आप 5 मिनट. Yes, sir. Sorry. चलिए, कोई दिक्कत नहीं. बाकी के पार्टिसिपेंट्स कहाँ पे हैं? क्योंकि ग्रुप में सारे लोगों को मैसेज रिसीव हुआ था. सारे हाँ लोगों जी को मैसेज रिसीव हो गया था. हाँ जी हाँ जी ओके. ठीक है, तो और एक हम लोग 5 मिनट वेट करते हैं बिकॉज आई थिंक रूपल और बाकी के एक दो पार्टिसिपेंट्स उन्हें ज्वाइन नहीं किया है, तो किसी का अपडेट भी ओके नहीं मिला है मुझे ग्रुप में. ओके, आपको मैंने जो मैसेज किया था वो आपको मिला या ग्रुप का मैसेज मिला था? सर, मेरे को आपने जो अभी जो लिंक भेजा था ना, वो हम्म. मिला था। और आपने पहले एक मैसेज किया था कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 to 9 क्लासेस होंगी, वो मेरे को मिला था। ओके, ठीक है. आपको ग्रुप में अभी मैसेज जो है वो सारे लोगों को दिखाई दे रहा है, या क्योंकि वहाँ पे ब्लू हाँ टिक हाँ, नहीं आया दिखाई है? दे रहा है। नहीं, डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा। ओके ओके. ठीक है, फिर आप मुझे बताइए क्या करना है. वेट करना है 5 मिनट या फिर हम लोग स्टार्ट करें? नहीं सर, वेट करते हैं बिकॉज करना ही चाहिए। मैं किसी 10 5 10 मिनट्स श्योर. करते ठीक है, चले, कोई बात नहीं. तब तक आप लोग के काम कीजिए, जो भी हमने अब तक रिवाइज किया है या फिर हमने जो भी अब तक लर्न किया है वो आप एक बार देख लीजिए. आई थिंक आपके पास नोटबुक होगा जो लास्ट टाइम हैं। आपने यूज़ किया था. तो कौन कौन से Right. टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं अब तक वो मुझे बताइए. एंड उसके बाद में फिर आज का जो टॉपिक है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के पास है, पहले जो भी हमने अब तक लर्न किया है तो आप एक बार चेक करके मुझे बताइए कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हाँ थे. हाँ जी सर, मैं स्टार्टिंग से बताऊं? स्टार्टिंग से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा. दिव्या, आपका भी रिवीजन हो जाएगा. राइट। सर मैं 2 क्लासेस नहीं थी ना, थोड़ा वो ब्रीफ कर देंगे सर अंटिल अदर्स ज्वाइन. श्योर, डेफिनेटली. मुझे टॉपिक्स बताइए क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत वीक है. 92 ईयर्स मेरी एज है, तो बट ऑब्वियस थोड़ा तो उसका असर होना दिखना चालू हो जाता है ना. तो मैं भूल गया हूँ, तो मुझे बताइए कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं. वो मैं टॉपिक्स आपको रिवाइज कर दूंगा. कौन कौन से नए से सीखने हैं वो हम लोग नए से सीख लेंगे. और कौन से स्किप करने हैं वो भी बता दीजिए, तो हम लोग स्किप भी कर लेंगे. सर, ये बेसिक आपने हर चीज का बताया था कि पेंटाप्रिज्म क्या होता है, मिरर, करेक्ट. फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर, ये सारे टेक्निकल पार्ट हमने कर लिए थे। और ओके. क्रॉप फैक्टर के बारे में आपने बताया था, वो देखा था। और आपने कहा था कि जो एफ एफ होता है उसको एज अ बेस 1 लेके चलते हैं, फुल फ्रेम जो है हमारा उसको करेक्ट. बेस लेके चलते हैं। इस तरह की टाइप्स ऑफ लेंसेज हमने दिए थे सारे। उसके बाद शटर स्पीड के बारे में पढ़ा था सर हमने साथ। शटर स्पीड हमने अंडरस्टैंड किया था. शटर स्पीड हाँ जी। बाद में होगा, पहले तो अपर्चर आएगा बीच में. अपर्चर पहले आएगा, राइट? नहीं सर, अपर्चर बाद में आया था। अपर्चर बाद में आया था. ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं. तो शटर स्पीड हमने पूरा अंडरस्टैंड किया था, वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी हम लोगों को. नहीं सर, वो ठीक था, सही था। और उसके बाद आईएसओ हुआ था। और फिर ऐसा डेप्थ हमने. ऑफ फील्ड, डेप्थ ऑफ ओके. फील्ड फिर पढ़ा था। तो शटर स्पीड में कोई डाउट है, उसमें कोई दिक्कत है आप नहीं सर, लोगों को? नहीं क्लियर है? सर। सर, मेरे को आई तो वैसे ही शटर स्पीड चाहिए क्योंकि मेरा तो स्टिल फोटोग्राफी का। एग्जैक्टली. लेकिन स्टिल फोटोग्राफी में भी ना कई बार आप हाँ जी जैसे ये उस फ्लैश वाले शॉट्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स आप शूट करते हो, क्रिएटिव कुछ हाँ शूट जी। कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट आपने बीच में रखा है, ऊपर से पानी के ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, वैक्स गिर रहा ओके। है, वैसे वाले अगर राइट। क्रिएटिव फोटोज करोगे ना तो आपको शटर स्पीड का ध्यान राइट। रखना पड़ेगा. हाँ जी हाँ करेक्ट. जी। तो शटर सर, स्पीड अभी तक आपके लिए ऐसी भी फोटोग्राफी इम्पोर्टेंट है. की नहीं है मैंने, लेकिन हाँ, ध्यान रखूंगी मैं। ये श्योर पॉइंट श्योर. बहुत अच्छा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, शटर स्पीड कर लिया था, आईएसओ हमने कर लिया था. आईएसओ किसी को डाउट है कोई? आईएसओ सांस की तरह होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, कोई भी टच करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी कर देगा, राइट? सासू माँ को भी कुछ नहीं बोल सकते ना, ये तो बहुत परेशानी हो जाती है. करेक्ट. सर, बेटी को भी नहीं कुछ बोल सकते, जमाना बहुत खराब है। बेटी तो फिर वो तो एडवांस वर्जन है, तो उसको तो कुछ बोल ही नहीं सकते आप. उनको बोलोगे तो बेचारे वो रूठ जाएंगे, फिर उनको मनाने के लिए आपको बहुत कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन आप मना नहीं पाओगे. तो इससे अच्छा आप हाँ सास जी। को बोल दीजिए पर बेटी को मत बोलिए. सर, डेप्थ ऑफ फील्ड किया था फिर हमने। और क्या कर क्या लिया. फैक्टर्स, उसमें 3 फैक्टर्स आपने बताए थे जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे फोकल लेंथ, अपर्चर और फोकसिंग डिस्टेंस। फोकल लेंथ, तो अपर्चर और यहाँ तक फोकसिंग डिस्टेंस. करेक्ट. तो हाँ तीनों जी। को इंडिविजुअली हमने समझा था कि ये तीनों फैक्टर्स कैसे काम करते हैं, या सिर्फ हमने नाम लिए थे इसमें? नहीं नहीं, आपने बताया था एग्जैक्टली कि डेप्थ ऑफ फील्ड कब कम होगा, शैलो कब होगा और डीपर कब होगा।
करेक्ट ऐसे ही फोकसिंग डिस्टेंस में भी आपने उसका रिलेशनशिप हमें पूरा बताया था कि क्या राइट रिलेशन होता है, ये सब आपने। ओके। और ये फोकसिंग लास्ट डिस्टेंस का भी मैंने आपको डिस्टेंस बताया होगा कि फोकसिंग यस डिस्टेंस अगर कम बताया होता है तो मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलेगा, फोकसिंग डिस्टेंस अगर राइट। ज़्यादा होता है तो मुझे जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो कम मिलेगा। करेक्ट, यही हमने अंडरस्टैंड किया था, होप सर यही हमने मैंने तो उल्टा अंडरस्टैंड किया लिखा था। हुआ है, क्या लिखा है ज़रा मुझे बताइए। मैंने लिखा है फोकसिंग डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा है। एग्जैक्टली माफ कीजिए, और मेरा गलती हो गया, मैंने अभी जो बात किया, ओके फोकसिंग डिस्टेंस ओके अगर ज़्यादा होता है, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट 10 मीटर के दूरी पे है तो डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगा। डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगा मतलब क्या, कि आपको मैक्सिमम एरिया शार्प जोन में दिखाई देने वाला, मैक्सिमम राइट। मेरा शार्प जोन, मेरी गलती थी। हाँ जी, और अगर ना हाँ जी, आप फोकसिंग डिस्टेंस कम है तो आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो कम मिलेगा, मतलब बहुत छोटा हाँ जी, एरिया जो शार्प फोकस में रहेगा, मैक्सिमम राइट एरिया जो ब्लर रहेगा, वो एक राइट उसका पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको ये बताया था राइट। कि कोई भी लेंस को आप अच्छे तरीके से कैसे पोर्ट्रेट यूज कर सकते हो, ये आपको मैंने बताया था। सर मुझे फॉर ऐसा कुछ याद नहीं आता। ओके चलिए, देखिए अब कितने ऐसे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स या फिर हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास में कई बार एक ही लेंस होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे एक ही लेंस है और 18 to 55 mm का है। हाँ अब जी, आपके 18 to 55 ही है ना आपका, या इसके अलावा कोई दूसरा लेंस है? तो यही है मेरे पास। यही है। तो देखिए अभी आपको अगर आपके लेंस से अगर आपको एक अच्छा पोर्ट्रेट क्लिक करना है तो आप क्या करोगे, बिकॉज क्या होता है पोर्ट्रेट जो है ना वो मैक्सिमम आपको 50 mm या फिर 35 mm 85 mm ऐसे जो सिंगल लेंस होते हैं ना प्राइम लेंसेस, उसमें अच्छा पोर्ट्रेट मिलता है, ऐसे नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर हम लोग कोई बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपके लेंस से आपको एक अच्छा पोर्ट्रेट क्लिक करना है तो कैसे क्लिक करोगे? इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमने पढ़े ना अभी, तो उसका एक टेक्नोलॉजी है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल हैक। उसमें क्या होता है ना रश्मि और दिव्या, कि आप 18 to 55 mm आपका लेंस है, राइट? तो आप क्या करोगे शूट करते वक्त, पहला फैक्टर हमने क्या अंडरस्टैंड किया है, फोकल लेंथ वाला। फोकल लेंथ क्या बताता है, फोकल लेंथ ज्यादा रहेगा तो डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे कम मिलता है, करेक्ट? राइट तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ऑन 55 mm, आई विल नॉट शूट ऑन 18 mm। तो मैं 55 mm पे पहले अपने फैक्टर ले लिया। सेकेंड आपका जो पैरामीटर है वो आपको क्या बताता है, जो अपर्चर है वो, कि अपर्चर जितना ओपन रहेगा उतना आपको जो बैकग्राउंड है वो ब्लर मिलने वाला है, करेक्ट? राइट अब राइट। अगर आप 55 mm पे जाते हो तो 55 mm पे आपका जो अपर्चर है वो आपको कितना मिलेगा, 6.3, मैक्स टू मैक्स 6.3 या फिर 5.6 मिलेगा आपके लेंस में, उससे कम नहीं मिलेगा। ओके तो आप 6.3 ये ले लोगे। उसके बाद जो थर्ड आपका पैरामीटर है दैट इज अ फोकसिंग डिस्टेंस। तो फोकसिंग डिस्टेंस आप क्या करोगे कि आप जो सब्जेक्ट है ना उस सब्जेक्ट को आपके कैमरा के पास में रखोगे, 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे। तो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कैमरा के पास में है तो बट ऑफ बैकग्राउंड ब्लर मिलने वाला है। तो आपने राइट क्या किया, तीनों के तीनों जो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल फैक्टर्स है इनको आपने एक ऐसे तरीके से यूज किया और आपका जो लेंस है उस लेंस के साथ वो पोर्ट्रेट क्लिक किया। तो अब आपकी सेटिंग क्या रहेगी, 55 mm फोकल लेंथ, 5.6 और 6.3 will be your aperture and 1.5 meters of your focusing distance। वो आपको एक अच्छा पोर्ट्रेट क्लिक करने के लिए हेल्प करेगा। तो यूजिंग योर राइट। पर्टिकुलर लेंस ऑल्सो, जो कि आपका वाइड एंगल लेंस है, उससे भी आप अच्छा पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हो। ट्राई करके देखना इसको। आपकी आपकी बेटी का नाम क्या है? लक्ष्यता। लक्ष्यता, अच्छा वही आपने नाम लिखा था, करेक्ट। तो आपको राइट लक्ष्यता की फोटोज क्लिक करने हैं इस सेटिंग्स के साथ में। ट्राई करना है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ब्लर आएगा, जो भी आपने सेटिंग्स यूज किए। दिव्या आपकी बेटी का नाम क्या है? रिधिमा सर। रिधिमा, तो आपकी रिधिमा के आपको हाँ फोटोज क्लिक करने हैं, ठीक है? और अगर फोटो अच्छे नहीं आए हाँ तो हाँ। बेचारे मैं उनको बोल दूंगा कि आपकी मम्मी ने फोटो अच्छे क्लिक नहीं किए, आपको परेशान सर करेंगे वो। एपेचर 5.5 पे रखना है सर, आईएसओ आईएसओ। नहीं 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 दिव्या, ध्यान से सुनना। रश्मि के केस में अलग सेटिंग हो सकती है, आपके केस में अलग। लेंस दोनों का अलग अलग है ना, आपके पास कौन सा लेंस है? 18 to 55 सर। अच्छा 18 to 55 पेपर। दोनों के पास, करेक्ट। तो आपका फोकस, आपका जो फोकल लेंथ वो 55 mm रहेगा। मैक्सिमम जितना मैक्सिमम जा सकते हो आपके लेंस के अंदर वो आपको जाना है। सेकंड आप क्या करोगे कि जो आपका अपर्चर है वो मिनिमम रखोगे। एट 55 mm आपको अपर्चर क्या मिल रहा है जरा चेक कीजिए, कैमरा है किसी के पास?
से मेरा चार्ज नहीं है। अच्छा, आपके पास दोनों के पास कैमरा है, तभी तो आप मुझसे देख के बात कर पा रहे हो ना। आपके मोबाइल फोन में या फिर आपका लैपटॉप, उसमें तो कैमरा है ना। यस यस। तो डोंट गो बाय वर्ड, ठीक है। मैं बहुत अच्छे तरीके से ना अलग अलग बेवकूफ बना देता हूँ लोगों को। तो जो भी आपका पर्टिकुलर कैमरा रहेगा ना, उस पर्टिकुलर कैमरा में अपर्चर आप 55mm पे जब रखोगे तो आपको कितना मिल रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आपको 6.3 मिलना चाहिए ना, क्योंकि आपका 1855 है। 6.3 या फिर 5.6 के आसपास मिलेगा। तो जो भी मिनिमम अपर्चर आपको मिल रहा है वो आपको यूज़ करना है। उसके बाद थर्ड जो पैरामीटर रहेगा दैट इज अ फोकसिंग डिस्टेंस। फोकसिंग डिस्टेंस आपको क्या करना है कि जो रिधिमा और लक्षिता जो भी है वो आपको कैमरा के पास में होने चाहिए। कितने पास में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका पूरा फेस कवर हो गया, साइमल्टेनियसली थोड़ा सा बैकग्राउंड दिख रहा है, फ्रेमिंग आप जब तक कर रहे हो उतना। तो वो 1 से 1.25 मीटर के दूरी पे आसपास वो रख सकते हो आप, तो वो आपको एक अच्छा खासा पोर्ट्रेट मिलेगा। बट मेक श्योर और लक्षिता और रिधिमा के बैकग्राउंड में ना जगह होनी चाहिए। जैसे अगर वो दीवार के सटके खड़े हैं ना तो वो बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी उनका बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा दूर रहेगा। बैकग्राउंड राइट। ओपन होना चाहिए, जैसे मेरे पीछे बैकग्राउंड है, हाँ जी। करेक्ट, और दूर है बहुत, राइट तो आपको डेप्थ राइट। वैसे मिलेगा। ठीक है, ये आपका जिसको बोलते हैं ना वो एक शॉर्टकट होता है ना, वैसा शॉर्टकट है कि अगर किसी भी लेंस से आपको अच्छे पोर्ट्रेट क्लिक करने, यू कैन गो अहेड एंड यू कैन क्लिक योर पोर्ट्रेट। तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि मेरे पास लेंस नहीं है। लेंस आपके पास अवेलेबल है, आपके पास जो राइट अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप शूट करोगे। करेक्ट। सर जहाँ तक आपको अगर जैसे सॉरी, या बोलिए। अगर छोटी चीज का जैसे अभी तो आपने एक ह्यूमन को कैप्चर किया, अब मैं अगर प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात करूं और मेरे इतने से क्लिप्स होते हैं, दिस इज द साइज, और करेक्ट। बैकग्राउंड आप इसका डबल या ट्रिपल मान लीजिए, इतना बैकग्राउंड, इतने से ज्यादा बैकग्राउंड नहीं दिखता है क्योंकि वो व्हाइट स्पेस दिखता है अदरवाइज। उसके लिए किस सेटिंग से स्टार्ट कर सकती हूँ, फिर एक्सपेरिमेंट आगे उस सेटिंग पे आगे करके करूँ? इसके लिए ना देखिए, आपका हर एक जो लेंस होता है ना, हर लेंस के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसको माइक्रो शॉट आप कर सकते हो। ध्यान से सुनना कि अभी आपका 18 to 55 mm का फोकल लेंथ है। अगर आप प्रो लेंसेज यूज करोगे ना कैनन के वगैरह, तो उस पर ना उन्होंने दिया होता है मार्किंग कि इस लेंस में अगर आपको माइक्रो शॉट लेना है तो माइक्रो शॉट आपको कितने डिस्टेंस पे मिलने वाला है। जैसे आपको 18 इंच की दूरी पे मिलेगा, 1.5 मीटर पे मिलेगा, 1 मीटर पे मिलेगा, या 1 फीट पे मिलेगा। ये लेंस के ऊपर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसको आप अंडरस्टैंड करके उतने डिस्टेंस के आप उसको माइक्रो शॉट ले सकते हो। बट आपके केस में क्या होगा, आपके केस में 18 mm तो नहीं पॉसिबल है, तो यू विल गो एटलीस्ट 35 to 50 mm के आसपास। 50 mm जो है ना आपका, वो फोकल लेंथ रहेगा। 50 mm इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज वो जो फोकल लेंथ है वहाँ पर एक्चुअल में जो उसका हाइट और विड्थ है वो दिखाई देता है। 50 mm जो फोकल लेंथ है वो हमारे ह्यूमन आई से समानार्थी है। मतलब हमारी जैसे आंखें दिखती है ना, वैसे वो आपको एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है उसका साइज दिखाएगा। तो आप क्या करोगे, 50 mm फोकल लेंथ रख दोगे। उसके बाद यू विल ट्राई कि कितना क्लोज आप जा सकते हो, आपके फ्रेमिंग को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए। आपकी राइट। फ्रेमिंग जो है, फ्रेमिंग को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके बाद में और अगर आप एक ध्यान में रखोगे कि अगर माइक्रो एक्सटेंडर भी आते हैं लेकिन अभी आपके केस में वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो उस केस में आप 50 mm भी कर रहे हो ना, तो अच्छा खासा आपको वो टाइट फ्रेम मिल रहा है, फोटो में टाइट फ्रेम मिल रहा है, तो आपको वो इमेजेस क्लिक करने के लिए इजी से हो जाएगा। बट डोंट गो विद 18 mm एंड ऑल, तो वो डिस्टॉर्शन ज़्यादा आता है। आपको जब आपके प्रोडक्ट भी अगर क्लिक करने, गो विद 50 mm, 55 भी मत जाना, 50 mm आपके लिए ठीक ठाक है। ठीक है सर। और वो और माइक्रो अपर्चर क्या रखूं सर उसमें? अपर्चर आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि आपका पूरा क्लिप जो है वो क्लिप आपको शो करना है। तो आप उसमें अपर्चर 8 रख सकते हो, 8 या फिर 11। क्योंकि जब आपको इमेजेस क्लिक करने तो अब तो पूरा का पूरा इमेज जो है वो शार्प क्लिक होना चाहिए। जो भी क्लिप है सारे राउंड्स उसके प्रॉपर दिखने चाहिए। तो आप सर मैं एक्चुअली जैसे मैंने क्लिप रखा ना, तो मैं पीछे प्रॉप्स रखती हूँ और थोड़ा सा उसको ब्लर करने की कोशिश करती हूँ। तो हाँ, जो फोटो में आ रहा है वो सब कुछ मेरे को शार्प नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड लगभग ब्लर ही चाहिए होता है, हल्का ब्लर तो जरूर चाहिए होता है। तो उसके लिए बिना, उसके लिए जो मैंने आपको पहले सेटिंग बताया ना, वो सेटिंग आपकी एप्लीकेबल होगी। तो अगर आपको आपके लेंस से अगर वो बैकग्राउंड ब्लर वाला इमेज चाहिए, देन व्हाट यू विल डू, यू विल ना शूट एट 55 mm, आपका अपर्चर 6.3 रहेगा, ISO 100 रहेगा,
आपको लाइट ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। एंड फोकसिंग डिस्टेंस जो है ना, जितना आप क्लोज जा सकते हो आपकी फ्रेमिंग के अनुसार उतना आप क्लोज करोगे, तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड सर ज़्यादा आईएसओ मिलेगा आपने उसमें। क्या बताया? आईएसओ हाँ आपको जी। 100 रखना है, क्योंकि आपका इमेज वो ऑनलाइन में अपलोड होगा शायद, तो आपको हाँ ग्रेन्स जी। नहीं चाहिए, तो आपको लाइट इंट्रोड्यूस नहीं। करनी पड़ेगी आपका जो भी सब्जेक्ट है वहाँ पर, बट आईएसओ 100 रखना है। तो मेक श्योर कि आप ऐसी जगह पे जहाँ पे नेचुरल लाइट पे अगर शूट कर सको ना, तो बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर आप सुबह 10 राइट। साढ़े 10 बजे के आसपास शूट करते हो, या फिर हाँ जी। शेड में, या फिर हाँ 8 साढ़े 8 बजे के आसपास अगर शूट कर रहे हो, तो उस वक्त आपको एक सॉफ्ट लाइट मिलती है ज़्यादा। 8 साढ़े 8 बजे के बाद सॉफ्ट लाइट मिलती है, तो ज़्यादा आपको राइट। उसमें हार्शनेस नहीं मिलेगी। या फिर राइट। 4:30 5 बजे के आसपास जब शाम का हाँ टाइम जी। है, तो आपको राइट। वैसे ऑप्शन क्लिक करना है, और उसमें आपको ये 3 पैरामीटर्स के साथ सेटिंग के साथ फोटो क्लिक करना है, तो आपका बैकग्राउंड जो ब्लर अच्छा आ जाएगा। कई बार फोटोग्राफ बहुत अच्छी क्लिक होती है, लेकिन जब मैं उसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाती हूँ और मैं उसमें करेक्ट, 3 चीजें मोस्टली मैं चेंज करती हूँ। एक उसकी ब्राइटनेस, एक करेक्ट। उसका ये सैचुरेशन हल्की सी, और एक कॉन्ट्रास्ट। ये 3 चीजें ओके, चेंज करती हूँ। बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वेबसाइट पे डालती है जाती है तो या तो मेरे को लगता है ग्रेन्स आ गए हैं उस फोटोग्राफ में एडिटिंग के बाद। करेक्ट। पता नहीं मैं क्या गलत कर रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आता। हर फोटोग्राफ के साथ नहीं होता ये, बट कुछ जो होता है ना कि बहुत अच्छी आई है, वही सबसे ज्यादा खराब निकल के आती है आफ्टर एडिटिंग। तो वही चीज है ना, जो इंसान सबसे ज्यादा प्यारा होता है वही धोखा देता है, राइट? ऐसे ही हो रहा है सर। एग्जैक्टली ना रूपल। तो जिस प्यारी इमेज को अपना अच्छे से अपलोड करना चाहते हो, वही इमेज आपकी ब्लर हो जाती है, बाकी तो नहीं होती। सर क्या मेरी फोटोग्राफी खराब आती है? बस मेरे को लगता हो कि शायद फोटोग्राफ बहुत अच्छी आई है, क्योंकि और एडिटिंग में इतना कुछ तो मैं नहीं करती हूँ, हल्की फुल्की चेंजेस ही होते हैं। देखिए, आप एडिटिंग किस इमेज के ऊपर करते हो? जेपैक फॉर्मेट के इमेज पे एडिट करते हो, और रॉ फॉर्मेट के इमेज के ऊपर? सर जेपैक में करती हूँ। जेपैक में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, बाकी लोग भी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था रॉ फॉर्मेट, जेपैक फॉर्मेट, दो चीज़ें होती है, राइट? करेक्ट। आप लोगों को हाँ। अगर याद होगा तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो याद है, रश्मि जी के पास मेरा इडली वड़े का जो नाश्ता है वो पेंडिंग है। करेक्ट। तो जो इडली या फिर वो जो सांभर था, जिसकी इंग्रेडिएंट्स आपने बना के रखे थे घर पे अलग, अब आप उसको फ्राई करके मुझे फ्राइड दे दीजिए, या फिर मुझे ना आप डोसा बना के दीजिए, कुछ भी रहेगा। लेकिन जब आप मुझे फ्राइड इडली दे दोगे बना के, राइट, मैंने फ्राइड इडली रखा, आज शाम को मैं आपके घर पे आया, हमने मुझे फ्राइड इडली दे दिया, वो फ्राइड इडली मैं घर लेके जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, मैं घर लेके, आज मैंने थोड़ा खाया, फिर घर लेके गया, घर लेके जाके मैंने रख दिया, कल सुबह कर खाऊंगा तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। हाँ खराब हो परसों रात जाएगा। को खाऊंगा तो खराब हो जाएगा, राइट? करेक्ट। लेकिन अगर मैंने चावल रखे हैं, मैंने चावल अगर रखे तो आज भी रखूंगा तो भी वैसे रहने वाले, कल भी रखूंगा तो वैसे रहने वाले, परसों भी वैसे रहने वाले। तो वो आपको सबसे पहले, आपकी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, आप जेपैक इमेजेस को एडिट कर रहे हो। जेपैक इमेज हाँ। जो होता है वो ऑलरेडी कंप्रेस इमेज है, ऑलरेडी प्रोसेस इमेज है। रॉ इन्फॉर्मेशन आपकी कैमरा में रॉ फॉर्मेट में कैप्चर होता है। आप रॉ को कितनी बार भी एडिट कीजिए, वो इमेज आपको तकलीफ नहीं देगा। जेपैक में जितनी आप एडिटिंग करते जाते हो, उतनी ज़्यादा उसकी जो क्वालिटी वो डीकम्प्रेस होती जाती है, क्वालिटी खराब होती जाती है। सो दैट्स द रीज़न वो आपको एक तकलीफ आ रही है। सेकेंड चीज़, जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हो, जेपैक फॉर्मेट है, जेपैक फॉर्मेट को आप जेपैक में ही जब एक्सपोर्ट करोगे, तो मैंने ना फ्राइड इडली को मैं 3 बार ना फिर से उसी तेल में उबाल रहा ट्राई हूँ, करती है। तो क्या हो गया, वो जितनी बार भी तेल में उबालूंगा तो वो इडली खराब हो जाएगी, जल जाएगी, काली हो जाएगी, फिर मैं खाऊंगा नहीं, तो आपसे फिर शिकायत करूंगा कि आपने मुझे अच्छे दिल से नहीं दिया था। करेक्ट। तो वो जो पर्टिकुलर ना जेपैक फाइल है, उसको आपको कभी भी कंप्रेस फाइल को एडिट नहीं करना है। यू विल ऑलवेज एडिट विद द रॉ फाइल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब रॉ को जेपैक में कन्वर्ट करोगे, वो तो आप आपके इमेजेस इधर उधर अपलोड करने के लिए कर सकते हो, बट जब आप ऑनलाइन पे अपलोड कर रहे हो, तो आपको ना एक फॉर्मेट होता है WEBP। WEBP ये एक फॉर्मेट होता है। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट आपको जब ऑनलाइन में इमेजेस अपलोड होते हैं ना, उस वक्त आपको हेल्प करता है। आई थिंक आप लोगों को मैं एक मेरी वेबसाइट किसी ने देखा है, किसी ने मेरी नहीं वेबसाइट सर देखी है मैंने गाइस? किसी ने मेरी वेबसाइट नहीं देखी? अरे बाप रे। देखी अच्छा, थी सर, पर अभी इतना डिटेलिंग में याद नहीं है सर।
अरे सर बाप वो रे आप। एक और एक्सटेंशन से भी सेव होता है ना, .cr समथिंग cr, मैं व्हाट उसी इज की दैट? बात बोल रहा हूँ, CR2 दैट इज अ रॉ फॉर्मेट। अब ये cr2। ये मेरे वेबसाइट है राइट, ये मेरी वेबसाइट है। अगर आप आपके फ़ोन पे भी अपलोड करोगे या फिर लैपटॉप पे देखोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, नीचे ये वीडियो चालू हो जाएगा जो मैंने आप लोगों को भेजा था। यहाँ पर आपके कोर्सेज चालू हो गए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन है अलग अलग जहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, उसके नीचे ही आपको इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट। इसमें आप लोगों के इमेजेस है सारे के सारे जो भी आपने शूट किए, जो भी आपने मुझे भेजे थे और जो प्रीवियस स्टूडेंट्स है। तो ये जो अभी इमेजेस है ना, ये एक्चुअल कलर कॉन्ट्रास्ट जो है इनका वो यहाँ पर अपलोड हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन पे अपलोड करते हो तो उस वक्त जो जिस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से उसको कंप्रेस करता है, अल्गोरिदम्स होते हैं उनके। तो कई बार जो उनका कलर सैचुरेशन वगैरह है वो भी थोड़ा सा कलर्स में डिफरेंस आता है, पहली चीज़ तो। सेकंड, उसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी डिग्रेड हो सकता है कई बार, क्योंकि वो जितना ज़्यादा हेवी फाइल रहेगा उतना वो लोड होने के लिए टाइम लेगा। तो जैसे अगर इस इमेज की बात करूँ मैं, ठीक है, तो इस इमेज को जेपैक फाइल में ये पॉइंट एंड शूट से क्लिक किया गया था, जेपैक फॉर्मेट में, रॉ फॉर्मेट में नहीं था। तो इसको जितना भी बार मैं एडिट करूंगा और जब ऑनलाइन पे अपलोड करूंगा तो ऐसा कलर मुझे मिलेगा ही नहीं, जो एक्चुअल कलर में ब्राउन इतने थे नहीं। तो वो आपको WEBP फॉर्मेट का जो इमेज है ना उसमें सेव करना पड़ता है। WEBP उसको वेब एक्सटेंशन, वेब ऑप्टिमाइज एक्सटेंशन फॉर्मेट होता है। तो जब आप ऑनलाइन पे कभी डालोगे ना इमेजेस तो आपका इमेज जो है वो तुरंत लोड हो जाएगा, साइज कम हो जाएगी इमेज की बट क्वालिटी कम नहीं होगी, क्वालिटी वैसे की वैसी रहेगी। तो आपकी ये जो इमेजेस है ना, आप जब कोई मोबाइल फ़ोन में ओपन कर रहा है वगैरह तो वो तुरंत ओपन हो जाते हैं, करेक्ट। ये आपको एक करना है। तो सेकेंड ये थिंग, कितनी क्लियर दिख रही है इसमें, है ना, इसमें डालने के बावजूद भी, मतलब एग्जैक्टली सर ने मेरी फोटो डाली है ये आपको दिख रहा है, क्यों? ये आपने दिए थे ना रूपल, ये वाले कौन से थे, आपने इमेजेस दिए थे ना, ये आप लोगों ने दिए वो थे। ब्लू वाली, ऊपर वो वाली, और एक ऊपर, हाँ तो दो ऊपर है। तो इसका एक मतलब मैं झूठ नहीं बोलता, वाली, मैंने आपको बताया था कि मैं अब इमेजेस अपलोड करूंगा तो मैंने अपलोड की कर। हाँ, एग्जैक्टली, मैं बाय द वे और झूठ ये भी नहीं बोलता वैसे। तो ये जो पर्टिकुलर इमेजेस है ना, ये आप जब WEP फॉर्मेट में डालोगे तो ये तुरंत लोड हो जाएंगी, इसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका एक वेबसाइट 1 सेकंड के लिए भी अगर डिले हो गया तो वो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। अमेजोन पे अगर जाते हो तो कितने जल्दी फटाफट इमेजेस लोड होते हैं। अगर जितने आपकी, क्योंकि जितने ज़्यादा इमेजेस आप अपलोड करते हो ना आपकी वेबसाइट पे, उतनी इमेजेस की वजह से वेबसाइट जो हैवी होती जाती है। तो जितना अभी ये जो सिंगल इमेज है ना, ये इमेज का सिंगल फाइल अगर हम लोग देखते हैं तो कम से कम 50 MB के आसपास फाइल है, रॉ फाइल। उसको जब आप जेपैक में मैंने प्रोसेस किया था तो वो कम से कम 20 या 22 MB के आसपास हुआ था, लेकिन जब अपलोड किया है तो कुछ KBs में हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके जो भी इमेजेस है वो इमेजेस आप कैसे और कहाँ पर अपलोड करने वाले हो, इसके हिसाब से आपको जो ऑनलाइन एक्सटेंशन वाला फॉर्मेट में उसमें आपको सेव करना है। और अभी अगर आप कैनन का कैमरा अगर यूज़ कर रहे हो, निकॉन का कैमरा अगर यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए ना कंपनी का खुद का जो सॉफ्टवेयर उसको आप यूज़ कीजिए। रश्मि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो अभी? सर मैं फोटोशॉप यूज करती हूँ। फोटोशॉप यूज़ करते हो, करेक्ट। लेकिन इसके अलावा एक ये कैनन का डिजिटल फोटो प्रोफेशनल भी एक सॉफ्टवेयर है रॉ फॉर्मेट के लिए, ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ आपका जो कैमरा के नीचे सीरियल नंबर है वो वहाँ पर एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो वो बहुत, सर नाम क्या है? कैनन डिजिटल फोटो प्रोफेशनल, DPP। ठीक है। कैनन की वेबसाइट पे आप जाओगे ना, आपको मॉडल नंबर सिलेक्ट कीजिए हाँ जी। और आपका मॉडल नंबर पूछेगा, वो मॉडल नंबर पूछने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट। अब आपको एक मच्छर का फोटो में दिखा देता हूँ, माइक्रो शॉट, जो हमने 18 mm से क्लिक किया था, ये दिख रहा है। उस दिन लेक्चर में आया था लेक्चर अटेंड करने के लिए, तो हमने उसको भी क्लिक कर लिया। यहाँ पर आपको सारे के सारे डिटेल्स आप वाइट बैलेंस वगैरह जो चेंज कर सकते हो। अब ये आपका 18 to 135 mm से शूट किया गया इमेज है, आपका माइक्रो इमेज, मतलब आपका माइक्रो लेंस के साथ में शूट किया नहीं गया है, नॉर्मल इमेज है। तो आप देख पा रहे हो उसको, अगर हम लोग जूम भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो
रॉ फाइल है, ये दिख रहा है ऋतु, CR2, ये रॉ फाइल है। तो रॉ फाइल अगर आपकी चेंज होती है तो आप उसको जो भी आपका चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर ये हिस्टोग्राम वगैरह दिखाई दे रहा है आपको, ये थोड़ा सबको ध्यान में रखना है। जब आप कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज करोगे तो आपको ज़्यादा भी चेंज नहीं करना है जितना आपका कलर, क्योंकि ज़्यादा जितना आप चेंजेस करते हो ना उतना आपका कई बार जो जेपीईजी फाइल है वो ख़राब होते जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं उसको अगर मुझे वाइट बैलेंस चेंज करना है तो मैं वाइट बैलेंस चेंज कर सकता हूँ, जो कुछ भी मेरे पास ना फ्लेक्सिबिलिटी वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये आप लोगों को पता चला। आप ऑनलाइन में जब जाओगे मैक्सिमम आप आपके इमेजेस के लिए अगर पॉसिबल है अभी तो पहले ये एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके देखना रॉ इमेजेस के लिए। उसके बाद अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो और फोटोशॉप को भी आपको यूज़ करना है, फोटोशॉप बहुत ज़्यादा एडवांस है, उसमें आपको कैमरा रॉ फिल्टर मिलता है कैनन रॉ लैब फोटोशॉप में। तो जब फोटोशॉप आप जब ओपन करोगे ना तो आपको फोटोशॉप जेपीईजी फाइल डायरेक्ट ओपन होगा, लेकिन अगर आप रॉ फाइल उसमें ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको एडोब रॉ लैब ये एक अलग सॉफ्टवेयर ओपन होता है। इसमें आप रॉ फाइल्स में सारी के सारी चेंजेस कर सकते हो। तो आप ज़्यादा कुछ आपको कुछ करना नहीं है, फोटो मैनिपुलेशन तो कुछ करना नहीं है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ आपका कलर बैलेंस जो भी चेंज करना है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज करना है, फ्रेमिंग वगैरह पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, उसको जेपैक में आपने सेव कर दिया, वहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और उसके बाद में आप उसको WP जो वाला फॉर्मेट है ना वो आप उसको एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। अभी आप लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हो या ना क्रैक वर्जन यूज कर रहे हो? क्रैक वर्जन। ओके, तो उसमें देखना एक्सपोर्ट के फॉर्मेट में WEBP वाला फॉर्मेट है क्या नहीं। आई थिंक होना चाहिए। अगर आप 2020 या 2020 के बाद वाला जो है ना वो अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगा 2020 के मैं तो बाद। लास्ट 4-5 इयर्स से कर रही हूँ तो ये फिर पुराना ही वर्जन। ओके, तो वो भी आप एक बार कर सकते हो। हाँ सर, आपने बोले थे ना एपर्चर 6.3 रखने के लिए 55 लेंस पे। हाँ, उसमें मेरा 7.1 है सर। 7.1 है तो 7.1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7.1 हाँ 7.1 रख देंगे। अभी हमारे पास जो लिमिटेशन है उसको हमको यूज करना है, राइट? करेक्ट। तो 7 पॉइंट जो भी हमारे पास फिजिकल लिमिटेशन है हमारे इक्विपमेंट का उसको हमको यूज करना है, राइट? करेक्ट, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। शटर स्पीड 1/320 सर। नहीं, शटर स्पीड आपका जो सब्जेक्ट है जो आप शूट कर रहे हो उसके हिसाब से आप चेंज करोगे। शटर स्पीड आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से चेंज होते रहेगा। वो आपको ना ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर बार आपका वो चेंज होते रहेगा। करेक्ट। सो अब तक और किसी के पास कोई डाउट है? क्योंकि आप डाउट का पिटारा ओपन कर सकते हो, जो डाउट से आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में फिर मैं यहाँ से नासा में जा रहा हूँ। सर हाउ अबाउट लाइटरूम कैसा है सॉफ्टवेयर? लाइटरूम आपका ना फोटो एडिटिंग के लिए, मतलब अगर आपको सिर्फ ज़्यादा कलर करेक्शन वगैरह करने हैं फोटोज, अगर आप एक्चुअल में फोटो एडिटिंग वगैरह करना है ना रॉ फाइल्स को वगैरह, तो उसके लिए लाइटरूम प्रेफरेबल है। फोटोग्राफर ज़्यादातर लाइटरूम यूज़ करते हैं। अगर आपको फोटो मैनिपुलेशन करना है या फिर फोटो में बहुत कुछ ग्राफिक्स वगैरह बनवाने हैं तो आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हो। पर्सनल चॉइस है हर एक का। अच्छा, आप दोनों के ऊपर है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। दोनों का प्राइसिंग सेम है, दोनों आपको महीने का 2000 रुपये आपके जेब से कट करने वाले। तो जो भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो। उसका लाइसेंस लेकर अभी तक मैंने पेड किया नहीं है, फ्री वाला ही यूज करती हूं। सर यस रूपल, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ फोटो मतलब फोटोशॉप तो अच्छी नहीं, मतलब फोटो ही चेंज हो जाती है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। वो मेरे ख्याल से वो पर्पस ही वही है मैरिज ना, ही सेड ना, पर्पस ही वही है ना सर? अच्छा, एक बात बताइए कि अगर रिश्ते खराब होते या रिश्तों में दरार होती तो हम लोग रिश्ते तोड़ देते? नहीं ना, जैसे जैसे एडजस्ट करके चलते हैं ना। रिश्ते कहाँ से आ जाते हैं, फिल्मी हो सकता बहुत। उससे नहीं तो फूड पे आ जाएंगे ना, नहीं तो फूड पे आ जाएंगे। अभी रिश्तों पे आए हैं, नहीं तो फूड पे आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पास आप लोगों को देने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फूड वाला सही है सर, वो वाला बताओ, अभी हम लोग को आदत पड़ी। चलिए, तो आदत तोड़नी है ना हम लोगों को, तो फिर ना दूसरा एग्जांपल जरूर देना, तो फिर वो फूड वाला बेचारा एग्जांपल बासी हो जाएगा। तो आपका फोटोशॉप ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप अगर आप सीखने के लिए जाओगे ना कम से कम आपको 2-3 साल लगेंगे, कितना वास्ट सॉफ्टवेयर है वो। तो उसके अलग अलग क्लासेस होते हैं, मैं भी सिखाता हूँ अलग से। आई एम डूइंग माई प्रमोशन राइट नाउ।
बता रहा हूँ, ठीक है। तो जितने अलग अलग उसको अगर आप सीखने के लिए जाओगे बहुत ज़्यादा डिटेल में वो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप लर्न कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जितने भी टूल्स है उसके अंदर वो आप एक बार लर्न कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको हर टाइप के इमेज के लिए अलग अलग एडिटिंग आप अलग अलग टूल्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है जैसा जिसका। फोटोशॉप कर लीजिए या लाइट रूम कर लीजिए, या फिर अगर कभी टाइम मिलता है तो कोरल पेंट शॉप प्रो एक सॉफ्टवेयर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोरल पेंट शॉप प्रो। या फिर आपका ये जो मैंने अभी कैनन का डीपीपी बताया ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप पेड वाला वर्जन वगैरह कुछ लेना है तो कैप्चर वन करके एक सॉफ्टवेयर है, कैप्चर वन प्रो 9, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें एट ए टाइम आप कैमरा में शूट करके ही आप डायरेक्टली, क्योंकि ऋतु रश्मि आपके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत यूज़फुल है कैप्चर वन। कौन सा आप नाम, कैप्चर वन क्या होता है कि जब आप कमर्शियली काम करते हो ना, जैसे मैं किसी क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, आपके पास 100 अलग अलग प्रोडक्ट है। अब आप क्या ध्यान में रखोगे, 100 अलग अलग प्रोडक्ट के इमेजेस के नाम ध्यान में रखोगे, अलग अलग इमेजेस क्लिक करोगे, फिर उसको सारे एडिटिंग करोगे, फिर उसको एट द एंड ऑफ द डे बैच में रखोगे, फोल्डर बनाओगे, हेडेक ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए ये सॉफ्टवेयर एक है, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये आपको कैमरा कनेक्ट करना है, जैसे अभी मेरा कैमरा कनेक्टेड होता है, एक सेशन बनाना है, जो भी आपका सेशन है, मल्टीपल हेयर बैंड क्लिप्स पार्ट 1 सेशन आपने बना दिया। उस सेशन में आप सारी सेटिंग्स कर दोगे, आपका जो भी वाइट बैलेंस वगैरह है सब कुछ सेटिंग आप कर दोगे, एंड उसके बाद आपके जितने भी फोटोशूट है आप कंटिन्यूसली करते रहोगे। तो वहाँ पर ना एक पर्टिकुलर सीक्रेट सीक्वेंस वाइज बनते जाता है। तो वो जो इमेजेस आप कंप्यूटर में सेव होती है सारी के सारी, आपके कैमरा में कुछ सेव होने की जरूरत नहीं, डेटा लॉस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर से आपका पूरा कैमरा जो ऑपरेट किया जाता है। आप एक बार सारी की सारी सेटिंग्स आपने कर ली, 1000-2000 जो भी आपकी इमेजेस है वो क्लिक कर लिए, उसके बाद उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सारी एडिटिंग कर सकते हो, बेसिक कलर करेक्शन कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो जेपीईजी फॉर्मेट में वगैरह, एंड वही फॉर्मेट से डायरेक्टली आप अपलोड भी कर सकते हो। तो इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर बट बहुत यूजफुल है, क्योंकि हमारे जितने भी कमर्शियल क्लाइंट होते हैं ना, जो हाई लेवल वाले क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कैमरा आप यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था फेज 1 करके कंपनी है, हैसेलब्लैड करके कंपनी है, वो जो दो पर्टिकुलर कंपनीज के कैमराज होते हैं ना, तो ये कैप्चर वन फेज 1 का सॉफ्टवेयर है, फेज 1 कंपनी का सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप फेज 1 का कैमरा लेते हो तो आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको फिर 40 लाख रुपीज़ का कैमरा लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली विदाउट कैमरा लिए ना अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप ले सकते हो, उसका कुछ 1000-2000 रुपये दिन महीने का ऐसा कुछ तो होता है। बट अगर आप कभी यूज़ करोगे ना, क्रैक में भी आपको मिल जाएगा, तो ये बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है आपके लिए अगर आप कमर्शियली काम कर रहे हो, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, बहुत ना आपके रिपीट काम है, तो उसके लिए, क्योंकि इंडिविजुअली ना वो सारे नंबर्स चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है, जम्बलिंग होगा, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है गाइस? टीम, इसके अलावा किसी का कोई डाउट? सर कोरल सर वो ड्रॉ सॉफ्टवेयर का नाम क्या है सर? I couldn't hear properly. सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? देखिए, कौन से सॉफ्टवेयर का नाम आप पूछ रहे हो? अभी आप बोले थे ना कैप्चर वन प्रो, कैप्चर वन प्रो, प्रो 9 का ना सर आपने? कैप्चर वन 9 पे ले आता था, उसके बाद में उन्होंने अपडेट किया था कैप्चर वन प्रो करके। तो आपको कैप्चर वन, उसमें अलग अलग सीरीज मिलेंगे, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप कैप्चर वन की वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन जो है उसका वो मिल जाएगा। कैप्चर वन फेज 1 का सॉफ्टवेयर है वो। अभी शायद कैप्चर वन 10 चल रहा है कुछ। ओके, मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आपको ये सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? यस सर। राइट, तो ये पर्टिकुलर कैप्चर वन है, फेज 1 का सॉफ्टवेयर है ये। और यहाँ पर अगर आप जैसे देखोगे ना, स्टार्ट फ्री ट्रायल आप कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कैसे सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है वगैरह। सर कोरल ड्रॉ का भी क्रैक वर्जन अवेलेबल होता है? कोरल ड्रॉ का शायद अवेलेबल है, क्योंकि उसको मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है नार्श में, बट कोरल ड्रॉ का भी मिल जाएगा आपको, कोरल ड्रॉ का भी सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। जितने भी सॉफ्टवेयर से वो क्रैक वर्जन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए। बट आई विल सजेस्ट कि अगर कोरल ड्रॉ तो शायद फ्री है,
कोरल ड्रॉ पेड नहीं नहीं है, सर, सॉफ्टवेयर फ्री है नहीं शायद। नहीं सर, फ्री है। नहीं, फ्री नहीं है कोरल ड्रॉ। प्रे है, कोरल ड्रॉ नहीं, कोरल पेंट शॉप प्रो, कोरल ड्रॉ अलग है। कोरल ड्रॉ जो सॉफ्टवेयर है वो आपका ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है। मैं जिसकी सर बात मेरे कर को रहा हूँ एक्चुअली मुझे किसी और पर्पस के लिए चाहिए था, मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि कोरल ड्रॉ की अगर मैं बात करूँ तो क्या उसका भी क्रैक अवेलेबल होता है? मेरे को अवेलेबल ऐसे होता है। पीएलटी फाइल्स चाहिए होती हैं। तो आपको भी, मुझे आप कौन से लैपटॉप के लिए चाहिए? आपको आपको विंडोज के लिए चाहिए या विंडोज मैक के लिए चाहिए? विंडोज के लिए चाहिए मुझे। ठीक है, मैं आपको ड्राइव का लिंक भेज दूंगा, उसमें सॉफ्टवेयर मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। सर क्रैक वर्जन है वो? क्रैक वर्जन में आपको दे दूंगा, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है आपके लैपटॉप में। तो आप अरे उसको थैंक यू इंस्टॉल सो कर मच लीजिए सर। और पासवर्ड उसका रहेगा 123, सिंपल पासवर्ड है, अच्छा इंस्टॉलेशन के बहुत ठीक है, मांगेगा। ठीक है, ठीक है। और साथ में हाँ मैं जी। आपको बिल भी भेजूंगा, तो वो बिल भी आप पे कर देना। नहीं सर, वो मुझे दिखेगा ही नहीं। नहीं नहीं, बिल में बड़े अक्षरों में लिख के भेजूंगा, सॉफ्टवेयर के साथ में बड़ा बिल रहेगा मेरा। चश्मा लगा है ना, सब चीजें नहीं दिखती मुझको। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन आप ठीक ध्यान है, से थैंक यू उसको सर। इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, ड्राइव का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। रितु, आप लोगों को आवाज आया? रूपल, दिव्या, और किसी का कोई डाउट है? जी सर, नहीं सर, सुनाई दे रहा सर। बीच में मीटिंग एंड हो गई थी, सो आई हैड टू रीजॉइन। जी, ये अभी इस मीटिंग में 40 मिनट का टाइम का लिमिट है, तो ये थोड़ा सा ना वो अच्छा, तकलीफ है। आई एम परचेसिंग द न्यू वन, बट अगेन वो 100 1080 पिक्सल वो सपोर्ट नहीं कर रहे, सो दैट द रीजन आई हैव टू गो विद द बिजनेस प्लान विद देम, एंड जिसके लिए मुझे कम से कम 10 लाइसेंसेस की ज़रूरत लगी। तो मेरा भी उनसे बात चल रहा है, मे बी एंड ऑफ दिस मंथ वो पूरा पेमेंट वगैरह होके वो लाइसेंस हमारे पास आ जाएगा। तब तक हमको ये मीटिंग बेयर करना पड़ेगा 44 मिनट वाला, बट मैं आपसे दूसरा लिंक जो शेयर कर दिया करूँगा। अभी रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा सर या नहीं मिलेगा? दिव्या, बात ऐसी है ना कि मेरे पास अभी कम से कम 400 से ज़्यादा लेक्चर्स रिकॉर्डेड है। आपको अगर मैं बात दिखाऊं, बिकॉज ये सारी मीटिंग्स रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि उन रिकॉर्डिंग्स को एडिट करने के लिए टाइम लगता है, और जो टाइम के लिए ऑलरेडी मेरी एक बैकएंड टीम में जो उस पर एडिटिंग का काम करती है, बट इतना सारा बैकलॉग है ना, 400 या 500 सेशंस अभी हो चुके हैं टोटल, तो उसकी वजह से टाइम लग रहा है। बट डेफिनेटली जैसे अगर पॉसिबल हुआ, जब भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ज़रूर। नहीं तो मेरा यूट्यूब पे एक ना अलग चैनल बनाने वाला हूँ, जो मेरा वाला है, वहाँ पर आपके चैनल्स पे मैं अपलोड कर दूंगा प्राइवेट लिंक पे, तो आपके पास लिंक रहेगा, आप एनी टाइम देख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि सर आपको खाली लाइव लेक्चर वॉल्यूम में का थोड़ा उसमें कीजिए ना, वो यूट्यूब वाले में बहुत कम आवाज थी, जो आपने मैं एक लिंक भेजा था। यस रितु, उसमें आवाज़ का थोड़ा सा इश्यू हो गया था। मैंने मेरे एडिटिंग की टीम से भी बात की, एंड डोंट वरी, अगली बार वैसा नहीं होगा। तो आवाज़ जो है वो आपका इंक्रीज उन लोग कर देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको लाइव लेक्चर में ध्यान से सुनना है, तो आपको रिकॉर्डिंग यस तभी सर। समझ में आएगा। लाइव लेक्चर में आपको लोगों को ध्यान से सुनना है, नहीं तो अगर रिकॉर्डिंग में ध्यान से सुनोगे, लाइव लेक्चर में ध्यान से सुनोगे, तो फिर वो कोई काम का प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? यस सर, लाइव इज ऑलवेज इंटरैक्टिव, यूट्यूब में कौन जवाब देगा। नहीं, अगर आप मेरे वीडियो पे कमेंट करोगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। यस सर। सर वी ऑल शुड कमेंट, नहीं तो आपके फिर वो व्यूज बढ़ेंगे, है ना? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? आई डोंट वांट जस्ट टू मेरे हेल्प व्यूज यू बढ़े, आई डोंट वांट मेरे व्यूज बढ़े। जो एक्चुअल में जिनको सीखना है वो बेचारे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। सो मेरे वर्कशॉप होते हैं, आप लोगों को मैंने बताया मेरे वर्कशॉप होते हैं, तो आई शो यू समथिंग गाइस। तो हर एक दिन में मेरा वर्कशॉप होता है, जहाँ पर एट अ टाइम 40-50 जो पार्टिसिपेंट्स है वो ज्वाइन करते हैं। जैसे आपको मैं इसका एक थोड़ा सा फाइल लिखा देता हूँ, बिगनर्स वाला जैसे हमने किया था। हाँ एग्जैक्टली, आपका वो भी होते हैं, प्लस मेरे खुद के भी वर्कशॉप्स अभी अलाइन किए गए हैं। तो मेरे खुद की वेबसाइट से भी अलग अलग जो क्लाइंट्स है, पेड नहीं, फ्री वर्कशॉप होते हैं मेरे। पेड, अच्छा। हाँ, पेड वाले नहीं होते, फ्री वाले होते। उसके बाद में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो वो लेकर कंटिन्यूसली उनके जो कोर्सेज है कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि कोर्सेज में कैसे अभी यहाँ क्लास में हम लोग ज़्यादा नहीं सिखा सकते, उसके लिए लिमिटेशन है 6 लेक्चर्स का। लेकिन मेरे जब कोर्सेज होते तो कंटिन्यूस सबके 20-25 सेशन होते, तो बेसिक में अगर अपना 18-15 सेशंस अगर हो रहे तो आपको उतना नॉलेज दिया जाता है। आई थिंक अगर आप लोगों को दिखाऊं मैं अभी आपको, ये मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी, राइट? हाँ करेक्ट। सो दिस इज द प्रोस्पेक्टस, ये अभी बन रहा है। जैसे थोड़ा सा बन जाएगा आज रात तक, तो आप लोगों के साथ में भी शेयर करने वाला हूँ मैं। तो अगर आपके कोई दोस्त वगैरह होते हैं तो आप उनको भेज दीजिएगा।
तो ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस है जहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज वगैरह जो है वो पूरे डिटेल में बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको मैं जो बोला था ना कि एक आर्टिस्ट आपको बनना है, तो आपका ये सेंस है कि आप कोई ग्राफिक भी डिजाइन करोगे तो आपका फोटोग्राफी वहाँ पे आना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको जो अलाइनमेंट वगैरह है वो हर जगह पे काम आने वाला है। तो आपके एस्थेटिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए किसी भी फोटोग्राफी में आप रहे। वही फोटोग्राफी आपके ग्राफिक्स से रिलेटेड है, वही फोटोग्राफी आपकी पेंटिंग से रिलेटेड है, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो ये आप लोगों को पता चला। अब इसके लिए कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो बेचारे ग्राफिक डिजाइनर को मुझे वेट करना पड़ेगा। सो इट इज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको खुद बना सकते हो, करेक्ट। तो अब मुझे बताइए कि इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? और रूपल और रश्मि, ऋतु, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के इमेजेस ही डाले। जितने भी इमेजेस इसमें आने वाले वो सारे के तो सारे मेरा स्टूडेंट्स के किधर इमेजेस है? है। मुझे नहीं दिख रहा आप मेरा वाला कौन नहीं सा नहीं, डाला है आपने? इसमें अभी ना और पेजेस ऐड होने वाले। अभी तो कुछ 7 to 8 पेजेस की है, ओके। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो ये पेज है, यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट की इमेजेस है। जो भी वेबसाइट पे अपलोडेड है ना, वो सारे के सारे स्टूडेंट के ही इमेजेस है। तो वो प्रोस्पेक्टस में भी आपके स्टूडेंट के इमेजेस आने वाले हैं। सर मैं भी भेजूंगी रॉ में खींच के। श्योर, डेफिनेटली अपनी आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस ना, मतलब इंक्लूड योर इमेजेस रश्मि। आपके जो भी इमेजेस रहेंगे ना आप लोगों के, प्लीज आज मुझे भेजिएगा, देन हम लोग यहाँ पे उसको इंक्लूड करेंगे। और एक ई मैगजीन भी आने वाला है, तो उसमें भी हम लोग इमेजेस इंक्लूड करेंगे। वाह, गुड वर्क सर, वेरी गुड वर्क सर। जल्दी डालिए, हम लोग दिखाएंगे। देखो मेरा मैगजीन में फोटो आया है। श्योर, डेफिनेटली। आप वैसे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आप अच्छे तरीके से इमेजेस, कोई भी आपकी इमेजेस है जो आपको हेल्प करता है, तो आपको इमेजेस अच्छे शूट करने, एंड उसके बाद वो इमेजेस डेफिनेटली जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है आई विल पुट योर इमेजेस। सर ऑल द बेस्ट, होप यू बॉयज से आपका मेंटर चला। श्योर श्योर, हो गई। डेफिनेटली। मुझे तो लगता हो गई, लगता नहीं है होने वाला। ऋतु ने 100 आउट ऑफ 200 दे दिया आपको सर। राइज एंड शाइन। चलिए, अभी इसके अलावा किसी का कोई डाउट है गाइस? जो भी हमने अब तक पढ़ा है, बिकॉज आई हैव टू गो नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमको जाना है। सर यू गो अहेड, कुछ होगा तो मैंने बोला ना हम लोग फिर एक साथ अच्छा, पूछ तो लेंगे। आई कैन वाइंड अप राइट नाउ, करेक्ट? एज यू विश। आई कैन गो ना, हो गया आज का, आपकी तरफ से हो गया। अभी जो भी डाउट्स है, राइट, सारे लोगों को डाउट्स क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट? तो नेक्स्ट टॉपिक पे चले जो हमको सीखना है, राइट? कूल। तो आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ। ओके, मुझे बताना हम लोगों ने कहाँ तक लर्न किया था। लेंसेस हमने पढ़े थे, अपर्चर, शटर, आईएसओ हमने पढ़ा था, राइट? स्लो शटर स्पीड वगैरह वो अंडरस्टैंड किया था, आईएसओ कंप्लीट किया था, डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल किया था, एक्सपोजर ट्रायंगल कंप्लीट किया था, एक्सपोजर नॉट ट्रायंगल एक्चुअली कंप्लीट किया बट था। सर पर इसमें हाँ ये हो गया था सर। हाँ तीनों तो बताया था ना। हाँ दैट शुड बी बैलेंस, तीनों को बैलेंस करके चलना है, राइट? हाँ ये मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, उसके बाद ये इमेज किसका पेंडिंग है? अभी किसी ने प्रिंट आउट निकाला नहीं है। वन एंड ओनली वन। प्रीति, आपका कैमरा ऑफ है। रूपल कहाँ गई? I'll join in 10 minutes. Just. ओके सर रूपल भाग गई, कहाँ गई रूपल? रूपल, उसने दूसरा लिंक ज्वाइन नहीं किया क्या? नहीं, उनको मैंने भेजा था तो उनका ऑडियो वीडियो कुछ दिख नहीं रहा है शायद। उनका कुछ इंटरनेट का इश्यू है उनके यहाँ पे शायद आज। पहले भी मुझे वही लगा, इंटरनेट का ही है। एक बार मैंने उनको फिर से लिंक दे दिया है, मे बी अगर ज्वाइन कर सकते हैं अभी तो, नहीं तो फिर आप लोग उनको बता दीजिएगा जो भी हमने रिवाइज किया है, और आप उनको अब समझाओगे और मैं भी अटेंड करूँगा वो सेशन, ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक एक्सपोजर के बाद जो था नेक्स्ट टॉपिक एक्सपोजर है। एक्सपोजर में हमने करेक्ट एक्सपोजर पढ़ा था, राइट? हर एक का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है कि उसको एक्सपोजर कैसे चाहिए।
उसके बाद में ये रेसिप्रोसिटी लॉ जो है ये एक टॉपिक है, ये एडवांस का पार्ट है, ये हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लाइट मीटर, ये मैंने आप लोगों को बताया था, रिफ्लेक्टिव लाइट आपने कहा था इंसिडेंट। नहीं, आपने कहा था ये करना है, मीटरिंग आपने कहा था एक टॉपिक है जो हमें करना है। मीटरिंग अभी सर पेंडिंग है। ये हाँ सर, वो लाइट बाउंस इसी में तो आता ना सर? आपने वो फ्लैश का मुझे पूछा था दिव्या, शायद ना हाँ वो बाउंस, रहेगा। वो इसी में आता है ना सर? नहीं, यहाँ पे नहीं आता वो लाइट बाउंस, वो फ्लैश में चला गया, सेपरेट है, लास्ट टॉपिक है हमारा अच्छा, वो ओके फ्लैश का। अभी सर आई हैव नो आइडिया अबाउट लाइट मीटर्स। ओके, मैंने अब तो पढ़ाया नहीं आप लोगों को, तो फिर आप लोगों को आइडिया कैसे आएगा? नहीं मतलब मैंने सुना भी नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपके घर में इलेक्ट्रिक मीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, हमारे पास बिल आता है, करेक्ट, हर एक को। अब क्या होता है कि दो तरीके की लाइटिंग होती है, मैंने आपको बताया था दो तरीके की लाइटिंग होती है, एक नेचुरल लाइट, दूसरा आपका आर्टिफिशियल लाइट, करेक्ट? सारे लोग एग्री करते हैं इस बात से? या करेक्ट। नेचुरल लाइट पे आप लोगों का कंट्रोल है? नहीं, आर्टिफिशियल लाइट पे आपका कंट्रोल है? यस। करेक्ट। तो अब क्या होता है कि आपका जो पर्टिकुलर कैमरा है, वो कैमरा हमेशा रिफ्लेक्शन को देखता है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी अंडरस्टैंड किया था, इट्स कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स। डीएसएलआर का फुल फॉर्म था डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। तो ये पर्टिकुलर चीज क्या होती है? ये सनलाइट दिखाई दे रहा है आपको, सूरज बाबा। तो जब सूरज बाबा से रोशनी आती है अर्थ पे, तो वो लाइट सोर्स से रोशनी आ रही है, करेक्ट? तो जो भी रोशनी आपके किसी भी सब्जेक्ट पे अगर गिर रही है, फॉर एग्जांपल आप सभी के, अभी मैं देख रहा हूँ तो हर एक के घर में ट्यूबलाइट कोई ना कोई जला हुआ है, तो आप उस लाइट सोर्स को अगर देखोगे तो वो लाइट सोर्स एक्चुअली लाइट को थ्रो कर रहा है, मतलब लाइट लुमिनस को थ्रो कर रहा है। तो वो जो लाइट है वो थ्रो हो रहा है, लेकिन वो लाइट जो है ना, वो कहाँ पर पड़ेगा? मान लीजिए ये पर्सन है, इस पर्सन को मुझे क्लिक करना है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर लाइट है सराउंडिंग में, करेक्ट? ये लाइट इस पर्टिकुलर बॉटल पे गिरेगा, और इस बॉटल से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों के अंदर जो दिखाई दे रहा है, वो आपका हो गया रिफ्लेक्टिव लाइट। सिंपल, क्योंकि आप जब लाइट सोर्स को देख रहे हो तो लाइट डायरेक्टली आपके पास आ रहा है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, अगर आप सनलाइट को देखोगे तो लाइट व्हिच इज कमिंग हियर सर मेरे फेस पे, और मेरे फेस से फिर इधर जो जा रहा है मोबाइल के, तो दैट इज रिफ्लेक्टिव, करेक्ट। तो जो लाइट डायरेक्टली सब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट ना फॉल हो रहा है, सब्जेक्ट, उसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट डायरेक्ट ना सब्जेक्ट के ऊपर गिर रहा है। अब अगर आपने अभी टॉर्च लगाया, तो टॉर्च लगा के आपने आपका जो भी पेन वगैरह उसको अगर देखा, तो लाइट टॉर्च का लाइट आपके पेन के ऊपर गिर रहा है, तो वो इंसिडेंट लाइट हो गया पेन के लिए। लेकिन जब आप बीच में कैमरा लेकर आते हो, तो कैमरा जो है वो क्या करेगा? कैमरा इस लाइट को कैप्चर नहीं करता, कैमरा आपके सब्जेक्ट के ऊपर जो गिरने वाला लाइट है उसको कैप्चर करता है, क्योंकि सब्जेक्ट को आप कैप्चर कर रहे हो, राइट? सब्जेक्ट को अगर कैप्चर कर रहे हो, तो ये जो सब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिर गया है और बाद में जब वो रिफ्लेक्ट होकर आपके कैमरा के अंदर आ रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टिव लाइट, बिकॉज रिफ्लेक्शन आ रहा है, करेक्ट? राइट? यहाँ तक आपको समझ में आया? So what is the difference between the incident light and the reflective light? Any guesses? कोई मुझे बता सकता है? तो अभी आपको मैंने बताया, कोई मुझे रिपीट करा सकता है कि इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टिव लाइट क्या होता है? प्रीति, क्या होता है इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टिव लाइट? Incident light is basically the light which falls on the subject, and reflective light is basically the light which is reflected from the subject towards the lens of the camera. So your camera captures which kind of light? जो भी आप images क्लिक करते हो, रिफ्लेक्टिव, करेक्ट? तो ये आपको ध्यान से रखना है याद में कि आपका कैमरा हमेशा रिफ्लेक्टिव लाइट को कैप्चर करता है, unless and until if you are capturing the light source, because अगर आप लाइट सोर्स को कैप्चर कर रहे हो, like if you are capturing the sun, in that case you are directly capturing the incident light in your camera. But whenever you are capturing any particular subject, जिस सब्जेक्ट के ऊपर लाइट अगर गिर रहा है, तो बहुत ऑब्वियस वो जो रिफ्लेक्टिव लाइट है उसको आप कैप्चर कर रहे हो, करेक्ट? आपको अंडरस्टैंड हो गया? यस सर। अब जो इंसिडेंट लाइट होता है ना, जो भी इंसिडेंट लाइट होता है, इस इंसिडेंट लाइट को कैप्चर करने के लिए ये एक मीटर होता है जिसको बोलते हैं लाइट मीटर।
जैसे हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मीटर हो गया, हाँ, या फिर हाँ। ना हम लोग जो टेम्परेचर यूज करते हैं, जो भी हमारा टेम्परेचर है उसको अगर मुझे मेजर करना है तो क्या यूज करता हूँ मैं? बुखार आता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर। थर्मामीटर। तो हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है अप्रोक्सीमेटली? 37 डिग्री, करेक्ट। 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करें तो कितना आता है? 94। 98.3 वो ना एफएम डिग्री का है वो, रेडियो मिर्ची। रेडियो मिर्ची। आप यहाँ पर मत घुसाइए उसको। सो सर वो सर आपको डिग्री है ना, 98.3 102 98.3 फ़ारेनहाइट, 102 या 104 फ़ारेनहाइट आपका जो 98 डिग्री सेल्सियस रहता है ना। नहीं 90 डिग्री सेल्सियस में अगर हमने ऋतु किया ना तो फ़ारेनहाइट। सारे उबल जाएंगे, करेक्ट। तो Fahrenheit. एट 100 डिग्री 98.5 सेल्सियस सर क्या फ़ारेनहाइट रहता है नॉर्मल सर 98 टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहता है? 102 या 102, फ़ारेनहाइट सर फ़ारेनहाइट 102 या 104 आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर रहेगा। और वो 37 फीवर डिग्री है के सर आसपास, हाँ तो फीवर, करेक्ट। और अगर आप 37 डिग्री आपका सेल्सियस में रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको आप 90 डिग्री में करोगे तो हर कोई बंदा जो है ना उबल के बाहर निकलेगा, करेक्ट। इतना इतना हमको टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग ना अर्थ पे नहीं, सन पे जाके सर हम रहेंगे। लोग बुखार यूनिट में बोलते ही नहीं है ना, बोलते कितना बुखार है 98 100 तो वही दिमाग में है। Exactly. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला कि जो चीज आपके कान के ऊपर बार बार गिरती है ना, वो आपको हाँ। ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये चीज है। तो आपको 98 वर्ड पता है, 98.3 पता है, 98.4 नहीं पता। क्यों नहीं पता? बिकॉज 98 वर्ड हमने कभी सुना नहीं है। बट वो सुना जो नहीं। फ्रीक्वेंसी है, यही पर बिजनेस पर्सन जो है ना, वो ज्यादातर सेल्स के लिए काम करते हैं। आपको वो साइकोलॉजिकल हैम्पर कर देंगे। एक आपको एड 1 मिनट में 10 बार दिखाएंगे। देयर इज अ वन साइकोलॉजिकल उसका फैक्टर है, वो कभी मैं आपको बिजनेस के लेक्चर में बताऊंगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पर आपको ये लाइट मीटर है, ये पर्टिकुलर एक ना मीटर होता है। इस मीटर पे ये जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये डॉट, तो यहाँ पर ना वो लाइट, जो भी इंसिडेंट लाइट है, वो लाइट जहाँ पर फॉल हो रहा है उसको कैप्चर करते हैं। ये कब जरूरी है? जब आप स्टूडियो में शूट कर रहे हो, जब आप एक या दो मल्टीपल लाइट सोर्स को यूज कर रहे हो। कई बार मान लीजिए कि मेरे पास स्टूडियो में 5 से 6 अलग अलग लाइट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर सिंगल लाइटिंग के साथ काम नहीं होता। 1 2 3 लाइट, मेन लाइट, साइड लाइट, किकर लाइट, बैक लाइट, जो भी है अलग अलग वो यूज किए जाते हैं। उस वक्त सबका इंटेंसिटी अलग अलग होता है, ठीक है। उनको रखना पड़ता है, तभी जाके वो एक इफेक्ट मिलेगा। तो एग्जैक्टली मुझे अपर्चर कितना चाहिए, तो ये जो मीटर है ना एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करता है कि जो भी लाइट फॉल पड़ रहा है, मतलब गिर रहा है वो सब्जेक्ट के ऊपर, वो कितना है, उसका कुछ रीडिंग होती है लाइट की। तो वो उसको समझने के लिए आपको लक्स और यूक्स समझना पड़ेगा। यूएक्स एंड लक्स वो अलग चीज़ है, हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो पर्टिकुलर मीटर है, ये मीटर आपको किसी भी लाइटिंग सिचुएशन में सामने जो लाइट है उसका इंटेंसिटी कितना है वो हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। और उसके साथ साथ आपको कैमरा की सेटिंग कितनी रखनी है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ना जूम कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिकॉनिक का एक लाइट मीटर है। तो आपको क्या करना है, अभी ये प्यारी सी बच्ची है तो इसके सर के सामने उन्होंने ये पर्टिकुलर मीटर रखा हुआ है, करेक्ट। अब वो लाइट फायर करेंगे, जो भी फ्लैश है उसको फायर करेंगे। यहाँ पर अंदर ना अलग अलग मोड होते हैं, फ्लैश मोड, डे लाइट, या फिर आपका ऑटो, मुझे कस्टम मोड पे डालना है। तो आप उसमें फ्लैश लाइट का भी रीडिंग ले सकते हो, या फिर आप डे लाइट, सनलाइट जो है ना उसका भी रीडिंग ले सकते हो कि सनलाइट कितना इंटेंसिव है, कितना इंटेंसिव ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपने पहले डे लाइट डाल दिया या फिर फ्लैश लाइट आप मोड सिलेक्ट कर दोगे। उसके बाद आईएसओ सिलेक्ट करोगे, जो भी आपको कैमरा का आईएसओ रखना है। कैमरा का अपने आईएसओ रख लिया, मान लीजिए 100, ठीक है, बेस आपका जो है। उसके बाद आप शटर स्पीड डिसाइड करोगे कि मुझे शटर स्पीड कितना रखना है, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्टिकुलर सिचुएशन कि आपको शटर स्पीड 1/100 रखना है, 1/125 रखना है। तो आइडियली अगर हमको शूट करना है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, आप 1/125 रखोगे, दैट इज इनफ, क्योंकि उस पर्टिकुलर शटर स्पीड में आपको ज़्यादा शेक नहीं आता अगर आप हैंडहेल्ड शूट कर रहे हो तो भी। थोड़ा सा मैं टेक्निकल बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर भी लगे कि थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो अपने शटर स्पीड पे कैमरा को दे दिया।
उसके बाद आपका जो अपर्चर का वैल्यू है ना, वो अपर्चर का वैल्यू ये लाइट मीटर आपको प्रोवाइड करता है। तो आप क्या करोगे, आपने ISO का 100 ISO उसको बता दिया, 100 मुझे रखना है, शटर स्पीड कैमरा को दे दिया, उसको मोड आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे फ्लैशलाइट का मोड है वो सिलेक्ट करना है। अब आप उस फ्लैश को फायर करोगे, फ्लैश को फायर करते हैं हम लोग। फ्लैश को फायर करने के बाद ये जो फ्लैश फायर होता है ना, वो लाइट इसके ऊपर गिरता है, ये व्हाइट कलर के डॉट के ऊपर, ये सेंसर होता है एक्चुअली। और ये जो लाइट है, ये लाइट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये अपर्चर 16.3, तो आपको ये अपर्चर की वैल्यू देता है कि अगर इस लाइट में आपको एक इमेज प्रॉपर बैलेंस इमेज अगर क्लिक करना है तो आपका अपर्चर कितना होना चाहिए। सो इट विल बी 16.3। वो तो 16.3 आपका अपर्चर का जो स्टॉप है वो आप रखोगे आपके कैमरा में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको और ज़्यादा टेक्निकल तरीके से यूज़ किया जाता है, लेकिन ये सिंपल तरीका जो मुझे आप लोगों को बताना था। इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग मोड्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी आप उसमें शूट कर सकते हो, बट दिस इज़ द एक्यूरेट मीटर कि आप किसी भी सिचुएशन में जाओगे ना, वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। जितने भी आपके मूवीज़ वगैरह शूट होते हैं, जो भी इमेजेस शूट होते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो में ये यूज़ किया जाता है। यस ऋतु, टेल मी। दैट मीन्स हम लोग को अगर एपर्चर हम लोग जो सेटिंग करते हैं वो ना करें, और जब वो हमें ये मीटर बताएगा कि इतने लाइटिंग के लिए इतना एपर्चर लगेगा, लाइक दैट। सो दिस मीटर इज टेलिंग अस कि इतना एपर्चर लगेगा, राइट? ये मीटर आपको बताएगा, तो आप आपके कैमरा का सेटिंग उसके हिसाब से करोगे। अगर आपको देखिए ध्यान दो चीजें, आपको कैमरा ने बताया मुझे F16, इस पे आपको मिला F16, आपको चाहिए कि F16 आपको ये पर्टिकुलर मीटर दिख रहा है, करेक्ट। अब आपको एक तो आप कैमरा में F16 लगा दीजिए तो आपको इमेज बैलेंस मिलने वाला है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट है कि मुझे F16 पे शूट नहीं करना है, मुझे F1.2 पे शूट करना है, 1.2 पे अगर शूट करना है, क्योंकि मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल आई वांट टू मेक अ ब्लर बैकग्राउंड, सो आई विल गो विद द 1.2 अपर्चर। अब जब मैं 1.2 अपर्चर के आसपास अगर मुझे शूट करना है और ये मुझे F16 अगर दे रहा है, तो दोनों के बीच में कितना गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ना वो जो लाइट है ना, वो जो स्टूडियो लाइट है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम करनी पड़ेगी। तो हम उसको इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे उसको एक स्टॉप से, वहाँ पर पॉइंट होते हैं, अपर्चर के पॉइंट होते हैं 3.2, 2.8, 3.2 से लेकर वो 11 तक जाता है, नंबर्स होते हैं जो हमारे अपर्चर के स्टॉप है ना, उसके हिसाब से आप लाइट कम ज़्यादा कर सकते हो। तो वो जो पावर पैक्स है ना, उस पावर पैक्स में आपको ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एंड वहाँ से आप उसको शूट कर सकते हो। आई थिंक आई विल जस्ट चेक, मेरे पास उसका एक इमेज भी था शायद। तब तक किसी का और दूसरा कोई सवाल है? मैं आप लोगों को एक इमेज भेज रहा हूँ अभी इसके लिए। तो आपको लाइट कम करनी पड़ती है उस वक्त स्टूडियो में। आउटडोर्स में यूज होता है क्या या सिर्फ इंडोर्स में यूज होता है? आउटडोर में भी यूज होता है लक्ष्मी, प्रीति। आउटडोर जो है ना, आउटडोर में भी ये आपका यूज होता है, क्योंकि जब आप आउटडोर में जा रहे हो और उस वक्त आप एक अंदाज आपको पता चल जाता है कि इतना अपर्चर के साथ मुझे शूट करना है, तो आप क्या करोगे, आप जब वहाँ पर ज़्यादा लाइट अवेलेबल है तो आप उसको डिफ्यूज कर दोगे, डिफ्यूज़र ऐड कर दोगे, ताकि आपको जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो आपको कैप्चर करना है। जो मूवीज़ में मैक्सिमम जो आउटडोर शूट किए जाते हैं ना, वहाँ पर भी ये लाइट मीटर यूज़ किया जाता है। हर प्रो इसमें काम में ये लाइट मीटर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये एक्यूरेट तरीका है आपको प्रॉपर एक्सपोजर जो है वो सेटिंग, मतलब आपकी जो सेटिंग है उसको प्राप्त करने का। तो ये तो हर मतलब ऐसे प्रोफेशनल शूट के लिए लगता ही होगा ना लाइट मीटर? और बिना लाइट मीटर का आपका शूट वो करेंगे ही नहीं पर्सन। दो चीज़ों के बिना आपका जो शूट है वो नहीं करेंगे। एक ये लाइट मीटर, सेकंड आपका ग्रे कार्ड, कलर बैलेंस वाला, जो मैंने आपको वाइट बैलेंस के लिए बताया था। क्योंकि दो चीज़ आपको जरूरी है, वो जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका जो पर्टिकुलर इमेज है वो नहीं होने वाला है। ओके सर, got it. Sir, so this device basically gives us what aperture should be set in your camera. यस, ये अभी ये एक आपको मैंने एक मोड बताया, इसमें अलग अलग मोड्स होते हैं। तो जितने भी अलग अलग मोड्स है उस मोड पे आप काम कर सकते हो। उसमें अलग अलग सेटिंग्स होती है, जैसे ये लाइट सेंसर है, इंसिडेंट लाइट आप कैप्चर कर सकते हो, या फिर आप डे लाइट आप उसको शूट कर सकते हो, लेकिन आपको अपर्चर का सेटिंग वो देगा। तो आप इसमें आईएसओ की सेटिंग मिलती है या और कोई सेटिंग्स भी पता चलती है? नहीं, अपर्चर आपका कितना होगा। हाँ, अपर्चर का। आपको ये इमेज दिखाई दे रहा है अभी, इस इमेज को आप देख पा रहे हो गाइस? तो अभी ध्यान से देखना कितने सारे लाइट्स है यहाँ पर, राइट?
इतने सारे अलग अलग लाइट्स है, तो हर लाइट के लिए ऐसा एक पावर पैक होता है। तो लाइट जो है ना वो अच्छा। कभी भी डायरेक्टली नहीं चलती चालू होता। अभी ये शूट के लिए मैंने सेटअप किया था, तो आप अलग अलग लाइट्स लगे होते हैं, किसी पे सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ है, किसी पे छोटा सा रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, कहीं पर ये ऊपर की तरफ किया हुआ है, कहीं पर ये सामने की तरफ किया हुआ है। हर एक का अपना अपना यूज है। तो देख पा रहे हो सर यहाँ ये पर जो एक, अम्ब्रेला टाइप है इसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं? सॉरी आई एम नॉट नहीं नहीं नहीं, ये आपका तो सॉफ्ट बॉक्स है, अलग अलग सॉफ्ट बॉक्सेस सॉफ्ट होते हैं। बॉक्स। सॉफ्ट हाँ। बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अलग अलग साइजेस होते हैं जिसके, जिससे आप यहाँ पर ये तो ऑक्टा लाइट को देख रहे हो, सॉफ्ट करने के लिए जो रहते हैं लाइट को वो। सॉफ्ट करने के लिए। लेकिन वो कितना करना है उसके पीछे भी साइंस है। हाँ। तो कब कौन सा यूज करना है, जैसे यहाँ पर आपको जो छोटा सा दिखाई दे रहा है दैट इज अ ब्यूटी डिश। यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो ऑक्टा है, ये आपका ये बड़ा स्ट्रिप है, यहाँ पर आपका हेक्सा है, हेक्सागॉन। अलग अलग लाइट को नाम होते हैं। इसके बाद ये हमने बाउंसर दिए है, तो बाउंसर ये आपके किकर लाइट के लिए, बैक लाइट के लिए है। यहाँ पर आपका ये मेन लाइट होने वाला है, ये साइड लाइट, और यहाँ पर 3 लाइट और लगाए थे। तो आप देख पा रहे हो एक डिफ्यूजर है इसमें, डिफ्यूजर है, ये व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हो ना, ये डिफ्यूजर है। ये डिफ्यूजर होता है, उसके अंदर भी एक दूसरा डिफ्यूजर होता है। तो कई बार हम लोग 2 डिफ्यूजर यूज करते हैं, कई बार सिंगल डिफ्यूजर यूज करते हैं, कई बार ग्रिड यूज करते हैं। ग्रिड के भी अलग अलग साइजेस होते हैं, हनीकॉम ग्रिड होती है, उसके अलग अलग साइजेस होते हैं। तो आपको ये दिख रहा है पावर पैक, तो ये एक पावर पैक में आपके टोटल 4 लाइट या 3 लाइट लगते हैं। तो आप यहाँ से पूरा लाइट का इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, तो आपका पूरा कंट्रोल यहाँ पर होता है। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म स्टूडियो में आपको शूट करके वहां पर कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट करना पड़ता है। करेक्ट? ये आपको समझ में आया गाइस? किसी को इसमें कोई डाउट है? करेक्ट सर ये वाइट बैलेंस का क्लास कब हुआ था? वाइट बैलेंस का क्लास अब तक हुआ नहीं है दिव्या। मैंने सिर्फ ना नहीं, ये ग्रे कार्ड का जो बोल रहे मैंने थे ना वो स्टार्टिंग में था ना, थोड़ा मेंशन किया स्टार्टिंग था में वेरी ब्रीफ। हाँ वो मैंने कार्ड बताया था, हाँ लेकिन उतना ही। हाँ उतना ही। ओके 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 करेक्ट। तो रश्मि आपको मैंने वो ना प्रोडक्ट के लिए बताया था उस दिन, राइट? वाइट बैलेंस का। हाँ जी, राइट। करेक्ट। तो यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? सर जैसे जो आप डिफ्यूजर्स में बताए थे, तो डिफ्यूजर भी एक जैसे व्हाइट, कोई सिल्वर, कोई गोल्डन, तो व्हाइट जो सिल्वर और गोल्डन वो डिफ्यूजर नहीं है ना? नहीं रश्मि, डिफ्यूजर में आपका व्हाइट ही आएगा, वो व्हाइट कलर का डिफ्यूजर अलग होता है। सिल्वर गोल्डन जो है वो आपके रिफ्लेक्टर्स होते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए सिल्वर इफेक्ट देना है या गोल्डन इफेक्ट देना है मुझे। लेकिन आपको जो डिफ्यूजर है वो व्हाइट कलर का ही आएगा। ब्लैक कलर का जो आता है उसको कटर बोलते हैं। ब्लैक कलर वाले कटर लाइट कट करते हैं। किस फोटो है क्या इसमें कटर का? कटर का ये दिख रहा है आप? नहीं, कटर का 1 मिनट दीजिएगा, मैं देखता हूँ। कटर का भी फोटो रहेगा मेरे पास। कुछ नहीं, ब्लैक कर्टन्स होते हैं। वो ब्लैक कर्टन्स जो है ना वो आपको हेल्प करते हैं। आप जब लाइट रहेगा ना तो आप उसको यूज कर दोगे। आई विल जस्ट चेक। सर नेक्स्ट टाइम हम स्टूडियो में जाएंगे तो समझ जाएंगे ना, हाँ ये है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। आई एम वेरी क्यूरियस नाउ। अच्छा मिल गया मुझे, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। कटर। So sir, how to know when to use which light? ओके बताता हूँ। कितने लाइट ने? मुझे तो अच्छा सा नॉर्मल लाइट ही अच्छा है दिखने के। देखिए जब आप तो मूवीज कौन से लाइट पे शूट को होते हैं? देखिए अलग अलग टाइप्स होते हैं। जब आप लाइटिंग्स करते हो ना, क्या होता है कि एक लाइट, जैसे आपका कैमरा अलग अलग मोड पे काम करता है, इसमें भी एक लाइट जो होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। लेकिन जो मूवीज होते हैं ना, वो मूवीज में आपके अलग लाइट्स यूज किए जाते हैं। ये आपके स्टील के लाइट्स हैं। मूवीज के लिए आप देखोगे तो अलग अलग एलईडी पैनल्स लगे होते हैं। आपको मैं नंबर कंपनी का नाम बता देता हूँ, आप उसको सर्च करना। अपर्चर करके कंपनी है, अपर्चर, उस कंपनी के लाइट्स आप देखना। रोटा लाइट करके कंपनी है, दुनिया के सबसे फैबुलस लाइट वो कंपनी बनाती है। तो रोटा लाइट, उसका एक लाइट जो कम से कम 6 या 8 लाख के आसपास होता है। एलईडी पैनल होता है, वो एक एलईडी पैनल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और उसके ऊपर ऐसे कनेक्टेड होते हैं ना ऐसे लाइट सब। नहीं, ये पूरा एक ही एलईडी वाइट एलईडी पैनल होगा। वो एक लाइट का 2 लाख से ज्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो एक लाइट एक ही सिंगल लाइट 2 लाख से ज्यादा कलर शेड्स बता सकता है। तो ये जो मूवी के लाइट्स होते हैं टोटली अलग लाइट्स होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े ऐसे लगे होते हैं, तो वो अलग हो गया। ये आपका ज़्यादातर जो स्टील का इमेज है, तो स्टील में आपको ऐसे वाले लाइट्स यूज़ किए जाते हैं, बड़े बड़े हेक्सागॉन्स वगैरह होते हैं। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बाउंसर है राइट, यहाँ पर ये कटर दिखाई दे रहा है,
ये वाला, हाँ राइट, ये अच्छा कटर है। तो अब ओके क्या ये तो ऐसे ओके रखा हुआ है, लेकिन ये ना हाँ जहाँ हाँ पर हाँ लाइट है आई उस गॉट लाइट इट को कट करने के लिए ये कटर यूज कट किया जाता करने है। में गॉट इट इसके भी गॉट अलग 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 साइजेस होते हैं, छोटे बड़े साइजेस होते हैं जो भी। और हम्म उसके बाद में आई थिंक ये छोटा सा फैन आपको दिखाई दे रहा है। तो मॉडल अगर होती है तो अच्छा मॉडल का बाल उड़ाने के लिए फैन यूज किया जाता है, अगर हेयर का शूट वगैरह होगा तो। इससे बहुत सारे वाओ अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। आपको browncolor.com या फिर आप अगर prophoto.com पे जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग लाइट्स दिखाई देंगे। अलग अलग टाइप के लाइट्स होते हैं, अलग अलग उनके रिंग लाइट्स होते हैं, कुछ कुछ आपके प्रो बॉक्स वगैरह होते हैं। तो जिसको जैसी ज़रूरत है वैसे उसको यूज़ करता है। वो पूरा आपका आर्टिफिशियल लाइटिंग में चला गया। आपको क्या बनना है वो डिपेंड करेगा। आपको नेचुरल लाइट पे काम करने वाले को बनना है, आर्टिफिशियल पे काम करने वाले बनना है, जो भी आपका है। क्योंकि अब अगर तो वाइल्ड मैंने लाइफ वो में एक वो विस्परिंग वुड्स है ना, नहीं विस्लिंग वुड्स सॉरी विस्लिंग वुड्स, तो वहां पे एक मैंने शूट ऐसे ही विजिट था, जा सकते हैं जाके देख सकते हैं। तो वहां पे मैंने देखा था एक ऐसे सॉन्ग का शूट हो रहा था। तो वहां पे ना वो ऐसे बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं क्या हेलोजन बोलते लैंप्स हैं होते हैं बड़े बड़े। हाँ वो तो उनके ऊपर ऐसे ऐसे काफी सारे लगे हुए थे, फ्रॉम ऑल द साइड द लाइट वाज कमिंग ऑन द सब्जेक्ट एग्जैक्टली एंड तो वो जो बहुत आप बड़े देख बड़े रहे बड़े थे बड़े ना, कैमरास आगे पीछे हैंगिंग डिंग डिंग सब सब ऊपर नीचे था। करेक्ट। तो वो जब आप हाँ देखते हो ना, बड़ा से अगर सेटअप होता है ना, तो बड़ा हाँ सेटअप जब होता है तो उस वक्त ध्यान से सुनना, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि हाँ अगर हाँ फॉर एग्जांपल एक सीन में शूट कर रहा हूँ, जिस सीन हाँ में एक्टर है और एक एक्टर लॉबी से जाने वाला है, करेक्ट, रूम से निकल के लॉबी से जा रहा है। तो जब वो एक्टर रूम से निकलने वाला है और दरवाजा खोलेगा, लॉबी से जाएगा, लॉबी से जाके नीचे जो सीढ़ियाँ है वहां पर उतरने वाला है, इतना ही अगर सीन है फॉर एग्जाम्पल, तो जो लाइटमैन होता है ना, वो लाइटमैन पहले हमेशा स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, उनके साथ में भी उनका पूरा कॉम्बिनेशन होता है। वो स्क्रिप्ट को समझते हैं कि एक्टर कहाँ से जाने वाला है, तो कहाँ से कहाँ वो एक लाइट लगाएंगे, एक दो लाइट्स लगाएंगे रूम के अंदर। उसके बाद दरवाजे के यहाँ पे कुछ लाइट्स रहेंगे, पूरी लॉबी को लाइटिंग करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो सीढ़ियाँ है वहां पर लाइटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन एक भी जगह पे एक्सपोजर चेंज नहीं होना चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना अभी, एक्सपोजर। तो वो एक्सपोजर है ना, वो चेंज नहीं करना है। तो अब कंटिन्यूटी भी वही होता है, कंटिन्यूटी अलग है, कंटिन्यूटी जो कंटिन्यूटी बोलते अलग हैं है। सीन में, एक एक सीन में कंटिन्यूटी जो बोलते हैं वो आपका आर्ट वो डिपार्टमेंट वाला डिफरेंट काम होता है। है। हाँ वो डिफरेंट है, आर्ट अच्छा डिपार्टमेंट उसके काम करता है। तो यहाँ पर लाइट के जो पर्सन होते हैं ना, लाइट के इंजीनियर्स, उनको ध्यान में रखा जाता है। तो वो ये मीटर यूज करते हैं। क्योंकि अब अगर वो पर्सन निकल रहा है दरवाजे से, जब दरवाजे पे आ जाएगा तो दरवाजे की चौखट है, तो वहाँ पर लाइट ब्लॉक हो गया, तो वट ऑब्वियस फ्रेम जो है वो फ्रेम में लाइट कम आ रहा है, तो वीडियो में लाइट कम दिखाई देगा। लेकिन आपकी मूवी कैसे थ्रू आउट द मूवी आपको एक सिंपल लाइटिंग दिखाई देती है, इवन इवन हाँ E1। तो ये आपके लाइटमैन की टेक्निक होती है कि वो कैसे है, कहाँ पर आपको कब लाइटिंग करनी है, कब कितना हो, तो पूरा का पूरा लाइटमैन देते हैं। कहाँ पे डिफ्यूजर लगाना पड़ेगा, कहाँ पर बड़े हाइलोजन्स लगाने पड़ेंगे, कहाँ से कैमरा आने वाला है, वो भी वो कैमरामैन के साथ उनका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन होता है कि कहाँ से कौन से एंगल से आने वाला है। डिपार्टमेंट इज टोटली डिफरेंट, ऐसे हो एक गया मूवी को, एक नॉर्मल वेब सीरीज या फिर नॉर्मल शूट करने के लिए आपको कम से कम 15-20 डिपार्टमेंट होते हैं। तो इतने सारे डिपार्टमेंट से हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है, हर एक कलाकार अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। दैट इज टोटली नॉट फन। और वो उसमें काम करना भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको इतने सारे चीज़ों को एक साथ हैंडल करना है। कुल सो आई थिंक बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया अभी, राइट? तो लाइट मीटर किसी को समझ में दिक्कत है अभी? प्रीति, आपका कैमरा ऑफ है और आपका माइक भी ऑफ है। आई थिंक आप ध्यान से सुन रहे हो, राइट? यस सर। लेकिन हमको नहीं पता चल रहा है कि आप ध्यान से सुन रहे हो क्या नहीं। सो वी रिक्वायर अ प्रेजेंस, करेक्ट? तो मेरे क्लास में कोई ऐसे पर्सन नहीं रहेगा जो बेचारे साइलेंट रहे। आई डोंट वांट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आप लोगों से जो साइलेंट रहेगा उसको ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर उनको मार्क्स भी मैं बहुत कम देता हूँ, करेक्ट? तो अब ये हमने समझ लिया, करेक्ट? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, विच इज़ अ मीटरिंग मोड। किसी ने नाम लिया था इसका, राइट? मीटरिंग मोड एग्जैक्टली क्या होता है? तो ये मीटरिंग मोड क्या होता है? अब कितने लोगों के पास में व्हीकल है, कोई ड्राइव करता है? हाउ मेनी ऑफ यू ड्राइव? आई डोंट ड्राइव। चले, गाड़ी में कभी तो हम लोग बैठे रहेंगे, राइट? कार में कभी ना कभी तो हम लोग बैठे रहेंगे, करेक्ट? तो अच्छा, कार में हम लोग कहाँ पे बैठोगे? आप ड्राइवर की सीट पे बैठोगे या बाजू में बैठोगे? ड्राइवर सीट। ड्राइवर सीट पे बैठोगे तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा?
आप जब भी जब बैठे थे तो आप तो ड्राइवर की सीट के बाजू में बैठे रहेंगे ना, करेक्ट, या फिर पीछे बैठे रहेंगे आप। तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो वो कितने किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है किससे पता चलता है आप लोगों को? क्योंकि जो ड्राइवर के बाजू में बैठता है वो कभी भी सामने ध्यान नहीं रखता, उसका हमेशा ध्यान इंडिकेटर पे या फिर ना जो साइड में जो स्पीडोमीटर वहां पे रहता है पैनल। हाँ। आप लोगों को कैसे पता ये चीज छोटी सी? सर ये तो बहुत बेसिक है सर। क्या? चलिए अब बेसिक में हम लोग थोड़ा सा लॉजिक फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट। तो अभी आप लोगों को पता चला कि वो जो पर्टिकुलर स्पीडोमीटर है वो आपने देखा रहेगा, करेक्ट। अब मुझे बताइए कि उसमें जो आपको स्पीड दिखाई देती है 110 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, राइट। 400 किलोमीटर गाड़ी में स्पीड नहीं होती, हाँ मत बोलिए। नहीं होती, नहीं Exactly. होती। तो सिर्फ वो आपका रहेगा 100 किलोमीटर या मैक्सिमम 120 किलोमीटर। अभी तो आपकी सीएनजी गाड़ियों में तो 80 किलोमीटर का वो स्पीड लिमिट लगा के रखा है। तो वो जो स्पीड होता है वो स्पीड मीटर आपको जो दिखाई देता है, जिसको आप ट्रस्ट करते हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, तो वो स्पीडोमीटर आपको कैसे बताता है कि वो आपकी गाड़ी का स्पीड इतना है? सवाल समझ में नहीं आया किसी के, या फिर शायद ऊपर से चला गया? सर वो ये है ना मैकेनिज्म है ना, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउ कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी? सर जो ये रहती है मशीन, मतलब जो चल इंजन, तो उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और फिर वो हमें दिखता है वहां पे कितना है। मैकेनिकल कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल, सॉरी मैकेनिकल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल। अब वहाँ पर मैं तो साइंस से हम लोग हैं, ठीक है, मैंने कॉमर्स में साइंस किया है तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन बेचारे जो दिव्या, रश्मि और प्रीति उनको समझ में नहीं आएगा। सर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सो मुझे समझ में आता है। तो जरा मुझे समझाइए, बिकॉज मैंने कॉमर्स लिया हुआ है, मुझे नहीं समझा कि कैसे एक करना कन्वर्ट होता है। सिंपल, तो आपकी जो भी इंजन के ये गियर्स होते हैं, राइट, वो ऊपर नीचे हो रहे, उसके बाद उसके साथ साथ आपका इंजन चल रहा है। इंजन के चलने के बाद जो नीचे गाड़ी के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रैंकशाफ्ट। किसी ने नाम सुना है क्रैंकशाफ्ट? हर गाड़ी के पीछे में एक ऐसा लंबा रॉड होता है, राइट, उसको कभी ओपन करके देखना, उसके अंदर ऐसे व्हील्स होते हैं। अगर क्रैंकशाफ्ट आपके गाड़ी का टूट गया तो उसके बाद में वो गाड़ी नहीं चलती। क्रैंकशाफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब क्रैंकशाफ्ट जो होता है उससे क्या लगा होता है? आपके व्हील्स, करेक्ट। अब आपका जो व्हील है उस व्हील की कोई ना कोई एक डायमीटर होगा, राइट, कोई ना कोई एक ना चक्के का जिसको हम लोग कहते हैं साइज होगा, तो उसका डायमीटर के हिसाब से आप उसको बीच का व्यास निकालोगे, जो भी सेंटर पार्ट आता है। तो एक अगर पूरा राउंड है मेरा तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करते कि एक इंडिकेटर पे आरपीएम पे दिखाई देता है राउंड पर मिनट, तो राउंड पर मिनट आपका कितना हो गया, तो वो लोग कैलकुलेट करते कि एक राउंड का अगर मेरा पूरा डिस्टेंस है 10 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर, तो 100 आरपीएम का कितना हो गया? 100 आरपीएम का अगर इतना है तो 1000 आरपीएम का कितना हुआ, और गाड़ी अगर मेरी 5000 आरपीएम पे चल रही है तो मेरा कितना डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ। ये पूरा का पूरा कुछ कैलकुलेशन होता है, सारा कैलकुलेशन वो बैकएंड में चलता है, और आपको जो स्पीडोमीटर है उस पर आपको इतना दिखाई देता है कि मेरी जो हस्बैंड है वो 110 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे, करेक्ट। नहीं, वो नहीं बताता, वो सिर्फ बताता है कि गाड़ी चला रहे। मेरे हस्बैंड नहीं बताता, वो सिर्फ गाड़ी चला रहे 110 किलोमीटर, राइट। आप लोगों का ध्यान होता है कि नहीं वो मुझे जानना है। आप लोग यस बोलते जाओगे तो वैसा नहीं है, वो सिर्फ बताता है कि अभी हस्बैंड चलाते हैं तो फिर हस्बैंड भी ध्यान में आएगा ना। प्रीति आप अनमैरिड हो, राइट? तो अब मैंने आपको जो बताया कि वो जो पर्टिकुलर लिमिट है वो हमको वैसे पता चलती है, तो बैकएंड में कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन होता होगा, राइट, लेकिन हमको उससे नहीं पता होता। वैसे ही जब आपके कैमरा में जब आप शूट करते हो तो आपको एक लाइन दिखाई देती है जिसमें 0, प्लस और माइनस का साइन होता है। किसी ने अगर शायद चेक किया होगा तो, राइट, मैंने आपको उसका नाम बताया था एक्सपोजर मीटर। तो आपका जो एक्सपोजर मीटर है, ये मीटर आपको ये हेडिंग बताता है कि मेरा जो लाइट है वो लाइट मेरे कैमरा में कितना आ रहा है। जो भी मैंने सेटिंग्स रखी है उसके हिसाब से मेरा इमेज ज़्यादा डार्कर होने वाला है या फिर वो ज़्यादा ब्राइटर होने वाला है, राइट। किसी ने चेक किया? किसी के पास अभी कैमरा है? किसी के पास कैमरा है? मैंने आज नहीं खोला, मैंने नहीं। So this is the scale, no sir, from -2 to plus? -2 सर वो जो स्केल आता है ना, वो डिस्प्ले पे स्केल वही है ना, डिस्प्ले पे स्केल। या
डिस्प्ले पे जो भी आपका स्केल दिखाई देता है वो वाला, हाँ तो ये जो पर्टिकुलर ना आपका हाँ वही कैमरा है के ना ऊपर सर, एक्सपोजर मीटर आता या है, या करेक्ट, यहाँ यस पर सर, आपको दिखाई दे रहा दिस वन होगा, ओनली। हाँ हाँ यस सर, यही है। करेक्ट। तो अब आप क्या करोगे रितु, आप जाओगे और कैमरा लेकर आओगे? यस सर। सर 1 मिनट। या प्लीज। दिव्या आपके पास कैमरा है? सर अभी भिजवा दी दूसरे रूम पे, अब तक था मेरे पास तो ही। आप लेकर आइए। I'll just get it, sir. श्योर श्योर, आप जाइए लेकर आइए। प्रीति आपल्याकडे कॅमेरा आहे? मोबाईल फोन आहे आहे? मी आहे, या प्लीज। और रश्मि आपके पास भी कैमरा, करेक्ट? राइट, मैं लिख रहा था। राइट। ऋतु अब आपका कैमरा ऑन कीजिए, वहां पर मैनुअल मोड आप चालू कीजिए, और मैनुअल मोड में चालू करने के बाद ये एक्सपोजर मीटर आपको दिखाई देता है क्या, मुझे बताइए। 1 सेकंड। दिव्या, प्रीति, सेम आपको करना है। करेक्ट। अब आपका लेंस कैप जो है वो ओपन है, राइट? लेंस कैप ओपन है। अब वो माइनस की तरफ दिखा रहा है या प्लस की तरफ दिखा रहा है? करेक्ट। दिव्या अभी आपने उसको प्रेस नहीं किया, आप जब हाफ प्रेस करोगे ना तो वो वहां पर ना ये ऐसा इंडिकेशन दिखाई देगा। इन तीनों में से आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ना हाफ प्रेस कीजिए शटर रिलीज बटन जो आपका मैंने बताया था, तब आपका जो एक्सपोजर मीटर है वो आपको दिखा रहा है प्लस माइनस की तरफ कहीं पे, -3। -3 सर। करेक्ट। सर क्या देखना है, मुझे नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो। रितु, ये एक्सपोजर मीटर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए, ये आपके कैमरा दैट के ऊपर। स्केल यू सेड ना, दैट स्केल। यस, वो जो स्केल है, तो अब वो शटर रिलीज का बटन है ना आपके लेफ्ट ना राइट हैंड साइड में, उसको आपको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आप मुझे बताओगे कि वो जो एक्सपोजर मीटर है वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, माइनस की तरफ साइन दिखाई दे रहा है या फिर प्लस की तरफ? I have to click this thing, right? यस, आपको हाफ प्रेस करना है, उसको पूरा प्रेस नहीं करना है। सर तो या रितु, रितु एंड दिव्या ध्यान से सुनिए, आप कभी भी आपकी जो एलसीडी स्क्रीन है ना ये ऐसी ओपन नहीं रखोगे, ठीक है? ऐसे ओपन नहीं रखोगे, आपको उसको ऐसे ओके, हाँ यू टोल्ड मी करना है। करेक्ट, एग्जैक्टली। तब वैसे आपको यूज करना है, आपको कैमरा जो है वो 100% प्रॉपर तरीके से यूज करना है। सर इसमें क्या दिख रहा है आपको? देखिए आपका जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ध्यान से आप यहाँ पे समझना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, आपको ना कोई भी सब्जेक्ट है, आपके पीछे वो गोल्डन कलर का शिप मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? वो लाफिंग बुद्धा है। लाफिंग बुद्धा है, चलिए इतना छोटा है तो मुझे वो गोल्डन कलर का टाइगर नहीं दिखाई दिया, तो आपको वहां पर पॉइंट आउट करना है कैमरा, और हाफ प्रेस करना है जो शटर रिलीज बटन है, एंड देन जो एक्सपोजर, नहीं वहां से मत देखिए, सिर्फ एलसीडी पे देखना, एलसीडी पे। ओके। हाँ, तो वो जो प्लस माइनस के आसपास दिखाई दे रहा है क्या? सर मुझे 0 ही दिखाई दे रहा है। किसको 0 दिखाई दे रहा है? प्रीति। ओके प्रीति, अपने लेंस का सर मेरे स्केल में वो चेंजेस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है स्केल में, कुछ चेंज। हाँ, 0 कौन से मोड पे आपका कैमरा? मैनुअल मोड एम पे है, और सेटिंग क्या है जरा मुझे बताइए अप्रोक्सीमेटली। ये देखिए एम है ना, एम है, लेकिन अपर्चर शटर आईएसओ वो क्या सेटिंग है जरा बताइए। 1/50। 1/50, ठीक है। अपर्चर क्या है? 4। अपर्चर 4 है, एंड आईएसओ कितना है? ऑटो। आईएसओ ऑटो है, आईएसओ को चेंज कीजिए, आईएसओ को आप 800 लेकर जाइए। अब देखिए जरा करके। रश्मि आपको दिखाई दे रहा है एक्सपोजर मीटर प्लस माइनस की तरफ? हाँ, माइनस की तरफ जा रहा है, -3। एग्जैक्टली। तो अब ये क्यों हो रहा है, वही हम लोग सीखेंगे। व्हाट इज दैट नाउ? ये तो आपको मैंने सिखा दिया है, माइनस की तरफ जा रहा है मतलब वो अंडर एक्सपोज हो रहा है।
हाँ हाँ ओके करेक्ट, ये मैंने आपको बताया था। अब प्रीति आपको मिला वो जो पर्टिकुलर एक्सपोजर मीटर है उसका सेटिंग? सो मैंने 800 कर दिया है, सेटिंग तो मिला बट मेरा एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा है वो। क्या सेटिंग है आपके कैमरा का भी? क्या कैमरा की सेटिंग है जरा बताइए। ISO 800 है एंड जस्ट लेट मी चेक। मैनुअल पे रखा है क्या पहले? हाँ वो मैनुअल के एक बार चेंज। वो स्केल के नीचे एक डॉट आता है तो वो नेगेटिव ऐसे साइड गया। एग्जैक्टली ऐसे आपको दिखाई देगा प्लस या माइनस के साइड पे। So that is negative exposure. Ritu, not negative exposure. It is called as मतलब less underexposure. exposure. Underexposure. And सेंटर पे आएगा तो बैलेंस एक्सपोजर, अगर आपका प्लस साइड में जा रहा है तो आपका ओवर एक्सपोजर। हाँ सर, एक्चुअली ऑटो पे था मेरा। Got it, दिव्या? Yes, yes. दिव्या को नहीं मिला सर। It is also called as सर मुझे -3 दिखाई दे रहा है सर। That means the photograph is dull. Photograph will be too dark. हाँ too dark, वही तब से खींच रही हूँ, डिस्प्ले खराब हो गया क्या मैं सोच रही हूँ, फोटो ही नहीं मिला। No, but what you said she didn't get. I think वो half press करके that dot will go towards the minus. That you saw? है ना सर? वही देखना है ना पहले। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो जो एक्सपोजर मीटर है वो आपको शो कर रहा है क्या नहीं। अब माइनस की तरफ शो कर रहा है, प्लस की तरफ शो कर रहा है, ये आपको वहां पर दिखाई देगा, लेकिन वो दिखाई दे रहा है क्या नहीं वो मुझे आप लोगों को पूछना है। आप लोगों को सभी लोगों को एक्सपोजर मीटर दिखाई दे रहा है, करेक्ट? तो वो जो एक्सपोजर मीटर है आपको प्लस या माइनस की तरफ का साइन दे रहा है, विच इट उसका मतलब क्या है कि आपका जो इमेज है वो डार्क आने वाला है या फिर ब्राइटर होने वाला है, ये आप लोगों को पता चल गया। अब ये जो एक्सपोजर मीटर है ना, ये आपको दिखा रहा है और आप देख रहे हो, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो उस चीज के ऊपर, राइट? करेक्ट। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक्सपोजर मीटर है, ये एक्सपोजर मीटर किस बेसिस को लेकर आपको वो माइनस या प्लस दिखा रहा है, उसको बोलते हैं मीटरिंग। समझ में आया कि किस बेसिस को लेकर ये एक्सपोजर मीटर आपको बताएगा कि आपका इमेज प्लस में जा रहा है या फिर माइनस में जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मीटरिंग। तो ये मीटरिंग एक सेटिंग होती है, ये सेटिंग उस पर्टिकुलर एक्सपोजर मीटर का बेस है। जैसे हम लोगों ने अभी वो बेस निकाला था ना कि जो आरपीएम होता है उस आरपीएम के हिसाब से वो आपका स्पीडोमीटर बताएगा, तो वैसे ही अभी यहाँ पर ये मीटरिंग के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। जिस मीटरिंग मोड पे आपका कैमरा है उसके हिसाब से आपको ये जो एक्सपोजर मीटर है वो गलत और सही सेटिंग दे सकता है। तो दिस एक्सपोजर सेटिंग हम खुद कर सकते हैं? एक्सपोजर सेटिंग आपको खुद को ही करना है, आपको एक्सपोजर 0 पे लेके आना है एंड देन आपको इमेजेस जो वो क्लिक करने। जब आपका एक्सपोजर वो मीटर 0 पे रहेगा तो आपका जो इमेज है वो ज्यादा डार्क भी नहीं होगा और ज्यादा ब्राइटर भी नहीं होगा, एक प्रॉपर इमेज में वो आपको दिखाई देगा। तो सर वो कैसे करते हैं, वो 0 पे कैसे लाते हैं? देखिए ऋतु, मैंने आपको बताया था 3 फैक्टर्स है, अपर्चर, शटर, आईएसओ। तो जब भी कभी आप ऐसे अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज हो रहा है तो आपको उन तीनों फैक्टर्स को यूज करके आपका ये जो एग्जैक्टली मैंने एक्सपोजर मीटर पढ़ाया था और एक्सपोजर ट्रायंगल पढ़ाया था, शायद आपको याद हो, पिरामिड की तरह ऐसा वाला। तो एक फैक्टर को आपको यूज करना है, दूसरा फैक्टर को आपको यूज करना है, तीसरा फैक्टर जो भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस प्रकार से आपको इमेज चाहिए उस प्रकार से आप सेटिंग चेंज करोगे एंड उसको 0 पे लेकर आओगे। करेक्ट? ये सारी चीजें पता चली। That will be the actual correct picture clicked. टेक्निकली क्रिएटिव तो आपको मैंने बता दिया कि क्रिएटिव आपका देखने का नजरिया है कि आपको कैसे दिखाई दे रहा है, राइट? जैसे अभी रश्मि जी ने चश्मा निकाला है तो उनको कुछ दिखाई नहीं देने वाला है, राइट? रश्मि, आपका चश्मा किधर है? आपके सर के ऊपर है, राइट? कई बार अक्सर चश्मा सर के ऊपर रख के हम लोग भूल जाते हैं, करेक्ट? हाँ, तो अभी अपने चश्मा लगा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, राइट? हाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं थोड़ा जो बिल आपको भेजने वाला हूँ वो भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, पेमेंट करवा देना। ठीक है सर। करेक्ट? सो आप लोगों को ये समझ में आया एक्सपोजर मीटर वाला जो पर्टिकुलर मैंने अभी आपको एक्सरसाइज कराया है कि एक्सपोजर मीटर पे जो आपको बेस दिखाई देता है कि वो प्लस या माइनस की तरफ जा रहा है, वो कैसे पता चलता है।
तो उसके टोटल 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसको पहला मीटरिंग मोड बोलते हैं इवैल्यूएटिव, पहला मीटरिंग मोड जिसको इवैल्यूएटिव बोला जाता है, दूसरा मीटरिंग मोड जिसको सेंटर वेटेड बोला जाता है, और तीसरा मीटरिंग मोड जो है उसको स्पॉट मीटरिंग मोड बोला जाता है। ये 3 ही मीटरिंग के मोड जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कैनन का कैमरा है तो कैनन के कैमरा में और एक मीटरिंग मोड होगा जिसको पार्शियल मीटरिंग मोड बोला जाता है। अगर अभी आप आपके कैमरा की शूटिंग मेन्यू पे जाओगे तो आपको ये साइन दिखाई देगा कहीं ना कहीं। रितु चेक करना, रश्मि, दिव्या, प्रीति, ये चेक कीजिए, आपको ये साइन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है? ये वाला है क्या? ये जो हाँ सेम देखना, इन तीनों में से कहीं पर मैच हो रहा है वो? इन तीनों में से मैच हो रहा है, करेक्ट, इवैल्यूएटिव, राइट। प्रीति दिख रहा है आपको इवैल्यूएटिव पे? राइट। तो अब ये कैसे सर मुझे नहीं दिख रहा, सर वेट, मेरे को नहीं दिख रहा। रितु आपका जो कौन सा वाला साइन है ना, आपका? ये देखिए, ये पहला वाला साइन आपको दिखाई दे रहा है? इन तीनों में से कोई साइन दिखाई दे रहा है? शूटिंग मोड कैसे? शूटिंग मेन्यू जिस स्क्रीन पे आप मेन्यू, हो ना, नहीं, जिस स्क्रीन पे आप हो उसी स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर आपको कहीं ना कहीं ये इन तीनों में से कोई एक आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से चेक कीजिए। एक दिखा रहा है ऐसे स्क्वायर है और एक आई जैसा बना हुआ है, बीच में गोला है, यही दिखाई दे रहा है। हाँ यही दिखाई दे रहा है मीटरिंग मोड। 1 मिनट सर, दिख रहा है सर? हाँ एग्जैक्टली, वो आपका मीटरिंग मोड है, करेक्ट, वही है। तो जब ऐसा सिंबल नहीं दिख रहा है जैसे आपने डाला, क्योंकि वो आपका पार्शियल मीटरिंग मोड पे है, पार्शियल मीटरिंग मोड पे उस पे क्लिक कीजिए। क्लिक कर बताया ना, क्यू पे जाके उस पे क्लिक कीजिए तो आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे ऊपर। गाइस आप लोग उसको ओपन कर सकते हैं। राइट, गॉट इट सर, करेक्ट। रश्मि आप एक बार चेक कीजिए, दिव्या चेक कीजिए, प्रीति चेक कीजिए मीटरिंग मोड ओपन करके। सर ये एक्सपोजर मीटर में एक्चुअली AEB करके भी सेटिंग है, /AEB, व्हाट इज दैट सेटिंग? लाइक हमारे पास वो ऑटो एक्सपोजर बैलेंसिंग होता है, ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग, तो वो अलग सेटिंग है। अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग मीटरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग आपका एक सेगमेंट होता है जिसमें आप ना सेट करके रखते हो कि मुझे एक इमेज 3 अलग अलग सेट में क्लिक करनी है, एक ओवर एक्सपोजर में क्लिक करनी है, एक अंडर एक्सपोजर में क्लिक करनी है, एक प्रॉपर एक्सपोजर में। कई बार हम लोग HDR इमेजेस क्लिक करते हैं तीनों इमेजेस को कंबाइन करके, उसके लिए आपको ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग वाला जो सेटिंग है ना वो यूजफुल होता है, मैं आपको बताऊंगा। ये मल्टी फंक्शनैलिटी है सेटिंग, ऐसे बोल सकते हैं। एक्सपोजर जो मीटर है दैट इज मल्टी फंक्शनैलिटी बोल सकते हैं। नहीं, दोनों चीजें कंबाइन हो रही है, ध्यान से ना, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मीटरिंग जो है ना, मीटरिंग टोटली अलग हो गया, मीटरिंग सबका बेस है, राइट। आप जो बात कर रहे हो ना ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग, वो टोटली अलग टॉपिक है। वो ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग ये एडवांस सेटिंग है, जब आप मीटरिंग मोड अलग है, दोनों का कहीं कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ऑटो एक्सपोजर आप अलग तरीके से काम करोगे और मीटरिंग जो है वो आप अलग तरीके से सेट करोगे। मीटरिंग सर इसमें अलग है क्या? इसमें ब्लैक एंड व्हाइट अलग है क्या? आपका जैसे ना इवैल्यूएटिव में बीच में डार्क है ब्लैक, इसमें व्हाइट आ रहा है। आपका मे बी कलर चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो डिजाइन रहेगा वो सेम रहेगा। प्रीति आपका जो थोड़ा अलग है सर, अलग है, देखो ना। आपका ये निकॉन का कैमरा है, कैनन का कैमरा है? नो, कैनन। हाँ तो उसमें चारों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मुझे नाम बता सकते हो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर क्यू प्रेस करके देखे तो पार्शियल मीटरिंग बोल के आ रहा है सर। एग्जैक्टली, तो इवैल्यूएटिव, पार्शियल, स्पॉट और सेंटर वेटेड एवरेज। करेक्ट, तो यही 4 नाम है, आपको नाम ध्यान में रखिए क्योंकि आपको उस जैसे अभी ये स्पॉट है ना सर, सॉरी ये स्पॉट है ना, जैसे तो आपके वाले में इसमें ब्लैक दिख रहा है, इसमें व्हाइट दिख रहा है, एक स्पॉट। यस ना रितु, क्योंकि ये मैंने इमेजेस जो निकाले हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको 100% ऐसे ही डिजाइन मिलेगा। अभी यहाँ पे मैंने ब्लैक बैकग्राउंड है ना मेरा, तो ब्लैक बैकग्राउंड पे वो दिखाई नहीं देगा, इसके लिए मैंने उसको इमेज इन्वर्स किया है। लेकिन जब आप आपके कैमरा में वो चेक करोगे तो आपको नाम जो है उसको ध्यान में रखना है, जो भी आपके नाम है। करेक्ट। प्रीति आपका डाउट सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, एक्चुअली ना कैनन DSLR में एक सेटिंग है, वो एक्सपोजर वाला जो आपने मीटर बोला था, एक्सपोजर तो मीटर है, राइट बोलिए। उसी सेटिंग में ना इट्स गिवन एज एक्सपोजर मीटर /AEB सेटिंग। करेक्ट। तो इज इट लाइक दैट सेम सेटिंग हैज मल्टीपल फंक्शनैलिटी और ये दोनों चीजें अलग हैं?
दोनों चीजें अलग अलग है प्रीति। जो आप ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग AEB देख रहे हो ना, तो वो एक सेटिंग होता है जिसमें कई बार अगर मुझे एक सेम इमेज मल्टीपल एक्सपोजर्स में क्लिक करना होता है, मल्टीपल एक्सपोजर में, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैमरा को सेटिंग बता दूंगा कि एक इमेज है तो एक इमेज आप +1 पे एक शूट कीजिए, 0 पे एक शूट कीजिए और आपका -1 पे एक शूट कीजिए। तो मैं एक ही इमेज क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कैमरा 3 इमेजेस कैप्चर करेगा अलग अलग एक्सपोजर पे। तो अपने ब्रैकेट उसका सेट करके दे दिया कैमरा को कि आपको तीनों इमेजेस अलग अलग एक्सपोजर में क्लिक करनी है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ मीटरिंग, ये मीटरिंग इन सब का बेस है कि एक्सपोजर मीटर किस डिमांड, किस बेसिस पे आपको वो प्लस माइनस दिखाएगा। आपको पहले ये समझना पड़ेगा एक मीटरिंग, उसके बाद में ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग आप समझ सकते हो। वो इसको समझने के बाद स्टेप पे आता है। नहीं, but the buttons which the settings which we नहीं, use, यहाँ अलग अलग है। आप अभी शूटिंग मेन्यू पे आइए, यहाँ पर आपको M वगैरह वो दिखाई दे रहा है ना, M प्रेस कीजिए, कैमरा ऑफ कीजिए और कैमरा ऑन करके मैनुअल मोड पे जाइए। हाँ मैनुअल में। हाँ, तो मैनुअल मोड पे जाने के बाद आपको शूटिंग मेन्यू दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको सारे नंबर्स दिखाई देते हैं 1/2 ना, शटर स्पीड, ISO, अपर्चर वगैरह वो वाले, करेक्ट। वहां पर आपको ये कहीं पर आइकॉन दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जो मीटर स्केल है, राइट? हाँ, ये वाला मीटर इन मोड्स, तीनों मीटरिंग मोड्स। हाँ, कोई ना, दिख रहा है। राइट। तो कौन से मोड पे जरा मुझे बता पाओगे? इवैल्यूएटिव मीटरिंग पे बाय डिफॉल्ट आप लोगों का इवैल्यूएटिव पे रहेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट आपका इवैल्यूएटिव पे रहेगा वो, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास कैनन का कैमरा है तो आप उसको पार्शियल मीटरिंग पे कर सकते हो, सेंटर वेटेड पे कर सकते हो, स्पॉट पे कर सकते हो, या फिर आपका इवैल्यूएटिव पे। 4 अलग अलग मोड पे आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। चेंज कर सकते हो आप उसको, करेक्ट। यस सर, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक टॉपिक को सीखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर मीटर्स है या मीटर्स एग्जैक्टली होते क्या है और आप जब इसको चेंज करोगे तो क्या होने वाला है, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक हमने जो भी अंडरस्टैंड किया, किसी को कोई तकलीफ है या फिर कोई दिक्कत आ रही है समझने के लिए गाइस? नो सर। करेक्ट, फाइन। तो आगे बढ़े। यस सर। रश्मि आगे बढ़े हम लोग। दिव्या? यस सर। कूल। तो सबसे पहले आपका जो इवैल्यूएटिव मोड है ना, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो इवैल्यूएटिव है एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो आप जब इवैल्यूएटिव मोड पे आप कैमरा क्लिक करते हो ना, अब आपने कोई भी फ्रेम कैप्चर कर रही है, कोई भी फ्रेम अगर आपको कैप्चर करनी है तो कैसे होगा? ये कितनी फ्रेम है? ये वाली, ये फ्रेम है, राइट, करेक्ट, ये वाला। तो अब क्या होता है कि इस फ्रेम में लाइट जो है वो कहाँ पर है? एक तो यहाँ पर लाइट ज्यादा दिखाई दे रहा है बैक साइड में, यहाँ पर लाइट कम है, यहाँ पर लाइट ज्यादा है, यहाँ पर लाइट कम है, यहाँ पर लाइट कम है। अनइवन लाइटिंग सिचुएशन है। ओके। कहीं पर ज्यादा आपका इवन अनइवन लाइटिंग है, करेक्ट। तो क्या होता है कि जब आप कभी भी ऐसे पर्टिकुलर कोई फ्रेम शूट करते हो जिसमें अनइवन लाइटिंग होता है, तो कैमरा क्या करेगा, कैमरा जो है ना उस पूरे फ्रेम को 5 अलग अलग जोन में डिवाइड करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, पहला जोन, सेकंड जोन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो कैमरा ने क्या किया, पूरे के पूरे फ्रेम को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया। ओके। अब वो कैमरा 5 अलग अलग जोन जो है ना, उसमें इंडिविजुअल कितनी लाइट फॉल हो रही है उसको अंडरस्टैंड करेगा। फॉर एग्जांपल, ये जो जोन दिखाई दे रहा है, करेक्ट, ये वाला, यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट है, तो यहाँ पर कैमरा को अगर 0 पे आना है तो कैमरा को अपर्चर की वैल्यू 8 चाहिए, करेक्ट। 8 अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर 2.8 चाहिए क्योंकि यहाँ पर लाइट कम है, तो यहाँ पर कैमरा को कितना चाहिए, 2.8 अपर्चर चाहिए। यहाँ पर कैमरा की लाइट कम है तो यहाँ पर कितना है, 2.8 कैमरा को अपर्चर चाहिए। यहाँ पर लाइट थोड़ी सी ज्यादा है बट इससे कम है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5.6। सेंटर में मेरा चेहरा है, वहां पर f4 चाहिए अगर प्रॉपर 0 पे लेकर आना है तो कैमरा ने 5 अलग अलग जोन में रीडिंग ले ली, सेंटर की रीडिंग ले ली। अब उनको वो प्लस करेगा और एवरेज निकालेगा। दिख रहा है आपको, f8, f5.6, f4
f2.8 f2.8। तो उन्होंने क्या किया, सारे के सारे जो रीडिंग्स है ना उनको उन्होंने फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाय 5, एवरेज निकाला, 5 जोन थे इसके लिए। अब उसके बाद उसको कैमरा को रीडिंग क्या मिला, f4, ठीक है। तो कैमरा ने ये अंडरस्टैंड किया कि इस पूरी लाइटिंग सिचुएशन में अगर मुझे प्रॉपर बैलेंस इमेज अगर चाहिए तो मेरा अपर्चर का सेटिंग कितना होना चाहिए, f4.64 एवरेज निकालने के बाद। अब f4.64 जो है वो तो हमको प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो कैमरा ने फाइंड आउट किया f4। तो अब कैमरा क्या अंडरस्टैंड कर रहा है कि इस पूरे सिचुएशन को अगर मुझे प्रॉपर तरीके से कैप्चर करना है, देन आई विल बी रिक्वायरिंग द अपर्चर वैल्यू विच शुड बी 4, करेक्ट। लेकिन अगर आपने आपका जो अपर्चर है फॉर एग्जांपल 8 रखा है, ठीक है, तो आपको वो माइनस की तरफ शो करेगा। आपने 8 रखा है ना, चाहिए कितना 4, लेकिन आपने क्या रखा है 8, तो बट ऑब्वियस ज्यादा कम रखा है, मतलब वो जो अपर्चर का ओपनिंग छोटा रखा है तो आपको माइनस की तरफ दिखाएगा। अगर अपर्चर का वैल्यू आपका 1.2 है या फिर 4 से नीचे है जो आपने रखा हुआ है, तो आपको वो प्लस की तरफ साइन दिखाई देगा। तो ये जो ये लास्ट वाला रिपीट कीजिए ना वापस, यही वाला। देखिए आपको कहाँ तक समझा, मुझे बताइए कहाँ तक आपको समझा। तो ये जो 4 चाहिए इसके लिए, ये जो अभी आपने बताया इसमें कैलकुलेशन। देखिए 5 अलग अलग जोन थे, 5 अलग अलग जोन में जितना लाइटिंग गिर रहा है कैमरा ने उसको अंडरस्टैंड किया, उसको अंडरस्टैंड करके इंडिविजुअल रीडिंग ली, जो भी आपकी इंडिविजुअल रीडिंग है उन सबको कंबाइन कर लिया और एक वैल्यू निकाला जिसको बोलते हैं f4, राइट। अब कैमरा क्या अंडरस्टैंड कर रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मुझे एक प्रॉपर बैलेंस इमेज अगर चाहिए तो मुझे f4 अपर्चर की वैल्यू जरूरी है, राइट। अब अगर आपने जो सेटिंग रखी आपकी कैमरा की वो f4 नहीं है, फॉर एग्जांपल वो f8 है, तो आपने चाहिए f4, आपको 40 रुपए की जरूरत है लेकिन आपके पास 80 रुपए है, तो आपके पास ज्यादा है, राइट, तो वो आपको माइनस की तरफ शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है। अपर्चर सासबो वाली रिलेशनशिप मैंने बताई थी, जितना ज्यादा नंबर होता है उतना वो कम ओपनिंग होता है। तो अपर्चर अगर f8 है तो आपको माइनस की तरफ दिखाएगा क्योंकि आपका इमेज डार्क आने वाला है। अगर आपका अपर्चर 4 से कम है, 2.8 है, 1.2 है, तो चाहिए 4 लेकिन आपके पास कितना है 1.2, तो आपको वो प्लस की तरफ साइन दिखाएगा, प्लस की तरफ लेकर। एग्जैक्टली। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है आपके बैक एंड साइड में, जहां पर भी आप ये मीटरिंग मोड होता है ना, ये सेटिंग में। तो जब आप एक्चुअल में कभी किसी भी मोड पे डालते हो, तो अभी आपने इवैल्यूएटिव मोड डाला है ना, तो इवैल्यूएटिव मोड पे आप किसी भी सिचुएशन को, अगर अनइवन सिचुएशन को अगर आप लाइटिंग को कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपको कैमरा एक बैलेंस फ्रेम देने की कोशिश करता है। कैसे करेगा, ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है बैक एंड में वो होता है। यहाँ पर आपको समझ में आया, किसी को कोई डाउट है इसमें? सर मुझे पूछना है कि अपर्चर अगर सेट है एंड इफ आई हैव टू सेट, तो वो नंबर पे दिखाता है, लाइक अगर 8 और 4 का एग्जांपल लिया था हमने, तो अगर मेरा नहीं माफ करना प्रीति, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट करोगे? अगर मेरा अपर्चर सेटिंग जो मैंने किया हुआ है वो f/8 है, f8 है, f8 है, the one which is required is f4, करेक्ट। तो वो जो नेगेटिव में दिखाएगा वो मुझे विथ नंबर दिखाएगा कि 4 आपका नहीं नंबर नहीं दिखाई देगा आपको, वो माइनस में दिखाई देगा। तो आप क्या करोगे, आप शटर स्पीड को कम ज्यादा करोगे, आईएसओ को कम ज्यादा करोगे, अपर्चर को कम ज्यादा करोगे और वो 0 पे लेकर आओगे, करेक्ट। तो वो जो 0 पे लेकर आ रहे हो ना, वो जब 0 पे आ रहा है तो आप बैलेंस कर रहे हो। ये जो f4 है ना, ये कैमरा आपको नहीं बताता कि आपको f4 की जरूरत है। ये कैमरा बैकएंड में काम करता है, आपको सिर्फ वो बताएगा कि माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। जैसे अभी हमने वो जैसे वो बुद्धा के स्टैचू पे आपने बोला ये ऐसे माइनस की तरफ जा रहा है। हाँ, तो माइनस की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि जब कैमरा ने अंडरस्टैंड किया तो बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के बाद कैमरा ने अंडरस्टैंड किया, और उस वक्त जो पर्टिकुलर इमेज था वहां पर जो भी अपर्चर का वैल्यू रिक्वायरमेंट था उससे तो वो पॉसिबल नहीं था, तो उस वक्त तो वो पॉसिबल नहीं था। तो आपने क्या किया, वो जो पर्टिकुलर अपर्चर का वैल्यू है जो कैमरा को रिक्वायरमेंट है वो तो पॉसिबल नहीं है, तो आपने जो सेटिंग रखा है तभी आपका अपर्चर जो कुछ भी रहेगा, तो आपने जो सेटिंग रखा है उसके हिसाब से कैमरा आपको ये बताएगा कि अब वो आपका प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन योर सेटिंग। क्योंकि ये पूरा का पूरा बैकएंड का कैलकुलेशन है, ये आपको कैमरा रिवील नहीं करता। ये कंपनी का, जैसे कोका कोला कंपनी का जो
फॉर्मूला है ना वो कैसे बनाते किसी को नहीं पता, सीक्रेट लॉकर में उन्होंने आज भी रखा हुआ है। वैसे ही ये जो कंपनी मेथड बनाती है ना, अभी ये कंपनी, हर कंपनी जो है ना अलग अलग प्रकार से मेथड उनका होता है, क्योंकि इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो लोग ध्यान में रखते हैं। आपका अपर्चर वैल्यू कितना था, फोकसिंग कहाँ पर हो रहा है, फोकल लेंथ कितना आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट क्या रखा है आपने, डिस्टेंस कितना है, अनलिमिटेड फैक्टर्स वो कैलकुलेट करता है बैक एंड में। उसके बाद में उनको वो पैरामीटर होते हैं, जैसे सेट ऑफ इमेजेस होता है ना, डीएनए कैसे वेरीफाई करते हैं हम लोग, मेरा अगर डीएनए वेरीफाई करना है तो जितने भी डेटाबेस में उनके इमेजेस रहेंगे सबसे मैच करेंगे, राइट। तो कैमरा के ना थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस, लाखों इमेजेस का डेटाबेस होता है जो ऑलरेडी कंपनी का इनबिल्ट होता है सॉफ्टवेयर में। तो वो पर्टिकुलर ना ये जो सेट ऑफ इमेजेस ना, जो पैरामीटर्स अभी कैमरा कैप्चर कर रहा है वो it will match with that and evaluate the whole thing। पूरे बैकएंड में जो डेटाबेस रहेगा, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ इमेजेस तो कहीं ना कहीं किसी ने क्लिक की होंगी, तो वो डेटा उससे मैचअप करते हैं और एक रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और तब आपको ये जो पर्टिकुलर सेटिंग है ये बताते हैं कि ये प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है। पूरा बैकएंड का कैलकुलेशन है, हमको उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली होता कैसे। तो अगर आप इवैल्यूएटिव पे रख रहे हो, क्यों जा रहा है माइनस प्लस में, हाँ, तो जब आप इवैल्यूएटिव पे रख रहे हो सो इट मींस कैमरा पूरे फ्रेम को एनालाइज कर रहा है कि अगर आपका फ्रेम में यहाँ पर लाइट ज्यादा है तो भी आपको यहाँ पर जो चीज़ है वो प्रॉपर बैलेंस में दिखाई देने वाली है, यहाँ पर लाइट ज़्यादा है तो भी आपको ये बैलेंस में दिखाई देने वाली है। जैसे अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन की मैं बात करता हूँ तो मैंने ये यहाँ पर हाई लेवल वेबकैम लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली वेबकैम है ये, तो इसको हमने जानबूझ के इसके लिए लगाया क्योंकि ये लो लाइट सिचुएशन में सिचुएशन को बैलेंस कर देता है। तो अभी आप मुझे अगर देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट अवेलेबल है, करेक्ट, लेकिन आप यहाँ पे डिटेलिंग जो देख पा रहे हो, राइट, यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो, साइमल्टेनियसली मेरे चेहरे के ऊपर आप सारी चीज़ें प्रॉपर देख पा रहे हो। यहाँ पर बहुत डार्कनेस है, तभी भी आप मुझे यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर ना कॉलर वगैरह वो अच्छे से देख पा रहे हो, क्योंकि कैमरा क्या कर रहा है, पूरे फिल्म को बैलेंस कर रहा है, राइट। ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हुई है, इसमें कोई डाउट है? दिव्या, प्रीति, रश्मि, ऋतु? नो सर, नो सर। क्योंकि अगर इवैल्यूएटिव आपको समझ में आ गया ना तो बाकी के जो मेथड से वो समझने के लिए दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इवैल्यूएटिव फर्स्ट वाला जो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और डिटेल में ध्यान देना पड़ेगा। तो शायद यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? सर डाउट नहीं है, मगर प्रैक्टिकल में देखना है सर ये। प्रैक्टिकल में क्योंकि मैं सेटअप करी पर फिर भी -3 दिखाई दे रहा मुझे। एग्जैक्टली -3 दिखाई दे रहा है। दिव्या, क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज द अमाउंट ऑफ लाइट राइट नाउ विच इज रिक्वायर्ड टू कैप्चर एट योर प्लेस वो बहुत कम है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको वो ISO कम से कम 1600 या 2000 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी एक काम कीजिए, आप कैमरा जो है ना स्टेबल सरफेस पे रखिए, कहीं पे भी टेबल पे, राइट। ISO 800 किया है आपने, करेक्ट। अपर्चर कितना किया है? एक मिनट सर, ISO 800 कीजिए। अपर्चर कितना किया है वो मुझे बताइए। 5.6 है सर। 5.6। कैमरा टेबल पे, करेक्ट, मैनुअल मोड पे है। अब आप शटर स्पीड को कम, राइट, अभी आप शटर स्पीड को कम कीजिए, कम करते जाइए, करते जाइए। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। शटर स्पीड कम करूं सर? कम करना आपको 1/5 0.4 तक आ गया। कीजिए कीजिए, आपको 0 पे लेके आना है। अच्छा 0 पे लेके आना सर। ये बढ़ रहा सर, 8 इंचेस 10 इंचेस, करेक्ट। 10 सेकंड्स, उसको 10 सेकंड बोलते हैं। अच्छा सॉरी 30 सेकंड्स लास्ट है सर। 30 सेकंड्स गया। अभी वो -3 पे दिखा रहा है। एक मिनट सर, चेक करते हैं। नहीं सर, +3 सर, +3 पे, राइट, करेक्ट। अब आप वो शटर स्पीड को इंक्रीज कीजिए, 0 पे लेकर आइए उसको। ओके 0 पे। हाँ 8 6 5 4 3 2.5। हाँ सर 0 सेकंड 3। 0 सेकंड 0 नहीं दिखाई दे रहा। हाँ 0 पे आया। आफ्टर 0 सेकंड 3 इट इज 1/4 सर। नहीं शटर स्पीड को नहीं आपको ध्यान में रखना है। वो जो एक्सपोजर मीटर है ना, वो जो पर्टिकुलर एक्सपोजर मीटर है, उस एक्सपोजर मीटर पे आपको 0 दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा नहीं, शटर स्पीड कितना रखूं सर? 0 सेकंड।
नहीं हाँ। शटर स्पीड को 0 नहीं रखना है। अब 0, हाँ 0 करेक्ट। तो अब आपको अगर उस सिचुएशन में थोड़ा लेफ्ट गया सर 0 से, तो आप उसको शटर स्पीड थोड़ा कम करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो 0 पे वो आना चालू करेगा। तो अब अगर आपको आपके पर्टिकुलर जो इमेज है उस लाइटिंग सिचुएशन में अगर क्लिक करना है तो वहां पर आपको ये सेटिंग की जरूरत है। शटर स्पीड कितना रहेगा, जो भी 0.5 के आसपास, ISO 800 और अपर्चर। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इन पैरामीटर्स को यूज करके वो जो इमेज क्लिक करोगे ना वो प्रॉपर बैटर रहेगा, डार्क भी नहीं जाएगा और लाइट भी नहीं आएगा। गलती कर रहे हो दिव्या, आपने शटर स्पीड कम है, अगर आप हैंडहेल्ड शूट करोगे तो शेक आएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको टेबल पे रखना है, क्योंकि आपका शटर स्पीड बहुत ही कम है जितना रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। तो ये जरूरी होता है कि आपको आपकी गिवन सिचुएशन में लाइटिंग कितनी है उसके हिसाब से आपको सारी सेटिंग जो कंप्लीट करनी है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि किस इवैल्यूएटिव मोड पे आप शूट कर रहे हो, क्योंकि अभी तो हमने एक मोड अंडरस्टैंड किया है, 2 मोड और है। तो अगर आप 2 मोड चेंज कर दोगे तो आपको वो 0 और माइनस की तरफ जो दिखा रहा है ना, टोटल चेंज हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगा इसका ना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको अंदाज आएगा कि अगर मीटरिंग मोड चेंज करते तो एग्जैक्टली आपका पूरा का पूरा इमेज कैसे चेंज होता है। करेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है अंडरस्टैंड करने के लिए? थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है बट दैट इज अगेन टोटली फाइन। सर मेथड समझा बट एक्चुअली व्हेन वी क्लिक वी विल अंडरस्टैंड बेटर। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रितु प्रैक्टिकल करने वाले हैं। श्योर, स्टेप समझा। करेक्ट। स्टेप आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है और यही एक्चुअल में थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। जब भी हम लोग पर्टिकुलर इमेजेस को शूट करते हैं उस वक्त तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इवैल्यूएटिव कब आपको शूट करना है, आपको स्पॉट पे कब रखना है, और आपको पार्शियल मीटरिंग पे कब रखना है, या फिर आपको सेंटर वेटेड पे कब रखना है, जो भी आपका पर्टिकुलर ये मीटरिंग मोड होगा। करेक्ट। यस सर। तो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? कुछ नहीं, चलिए फिर अपनी अपनी कापियां निकालिए और आपका होमवर्क जो वो लिख लीजिए। मुझे आप लोगों का होमवर्क मिला नहीं है बाय द वे, बहुत सारे होमवर्क आप लोगों के पेंडिंग है जो मुझे अब तक मिले नहीं है। किया ना, कौन सा था? मैं चेक करूंगा अभी ग्रुप में, डोंट वरी, मैं चेक करूंगा। लेकिन मुझे पता है कि सर आपने होमवर्क कब दिया? नहीं दिया था आपने लास्ट टाइम? रितु मेरे पास आप लोगों के रिकॉर्डिंग्स है लास्ट लेक्चर्स के, तो वहाँ पर मुझे पता है कि डोंट वरी और कि मैंने क्या क्या होमवर्क दिया है। रश्मि हंस रहे हैं, तो आप लोगों को मुझे होमवर्क मिले नहीं है एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं भूल गया हूँ। कौन सा होमवर्क दिया था? मैं भूल क्यों गई? नहीं रितु आपने कर लिया था, मुझे वॉइस वाला रिकॉर्ड करके भेजना था ना सर को, वो वाला। हाँ तो वो सारे लोगों का तो मुझे मिला नहीं अब तक। नहीं सर मैं अपना होमवर्क उसी दिन ही कर लेती हूँ। आई थॉट आई फॉरगॉट समथिंग। तो आप भी कुछ फॉरगॉट, आप भी कुछ भूले हो? वही मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाऊंगा, आप भी कुछ भूले हो, इसके लिए मैंने आपको भी आपका भी नाम लिया, दिव्या आपका भी नाम लिया, रश्मि आपका भी नाम लिया। आई नो। हाँ तो फिर अभी आप मुझे बताइए क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए आप लोगों को? तो पहले होमवर्क तो बताओ। फोटोज भेजना है ना सर? फोटोज एक फोटोज मैंने भेजे थे, मैंने तो भेजे भी थे फोटोज। चलिए आपका होमवर्क आपका पेंडिंग आ रहा है एंड उसके लिए मैंने ऑलरेडी पनिशमेंट भी डिसाइड कर लिया कि क्या क्या पनिशमेंट आप लोगों को मुझे देनी है, तो मैं अगले लेक्चर में आपको पनिशमेंट भी दूंगा डेफिनेटली। तो आज का होमवर्क आप लोग चाहिए तो लिख लीजिए, ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत अलग अलग सारे वर्किंग क्लास के, अभी मेरे पास कुछ 3 अलग अलग डॉक्टर्स हैं, एक होम्योपैथी के डॉक्टर्स है, एक एनेस्थेसिया के मेन हेड है मुंबई के हॉस्पिटल के, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। उसके साथ एक जिस सर्जन है, उनको भी मैंने होमवर्क दिए, उनको भी उन्हें प्रिंट आउट निकालने के लिए बोला था, उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के मुझे फोटो भी दिखाया, लेकिन आप लोगों के हर एक का मुझे फोटो अब तक मिला नहीं है। इफ आई वांट टू शो यू, वापस बताइए। हाँ 1 मिनट दिखाया था मैं आप लोगों को। करेक्ट, आपको ये दिखाई दे रहा है इमेज, राइट? सर ये फोटो मैंने खींचा है, आपको तो है ना, फोटो तो दिया है मैंने, बहुत पहले दिखाया था सर। हाँ पहले मुझे सारे लोगों का नहीं मिला है, मुझे सारे लोगों का नहीं, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ एक होमवर्क नहीं करना, आपको सारे होमवर्क कंप्लीट करना है। वो तो एक होमवर्क किया तो लास्ट कौन सा सर? लास्ट कौन सा? आप एक बार ध्यान से ना याद कीजिएगा, मैंने कुछ आपको चीजें बताई थी, वो आप लोगों को रीड करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका मैनुअल तो किसी ने रीड अब तक किया ही नहीं होगा शायद, वो मैनुअल आपने कहाँ पे रखा है किसी को नहीं पता,
कहाँ पे रखा हुआ है, या डाउनलोड किया या नहीं किया? कंप्यूटर में है, डाउनलोड में है, सर है, ये डाउनलोड में पीपीटी है। प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं? सॉरी, ये पीपीटी अभी जो डिस्प्ले कर रहे हो ना, ये पीपीटी प्रिंट आउट कैसे निकालना है? बहुत पेजेस पीपीटी है। नहीं है, पीपीटी का आपका प्रिंट आउट नहीं निकालना है आपको, मैंने सिंगल इमेज भी ग्रुप में भेजा नहीं था। मुझे चाहिए सर, नहीं मुझे चाहिए था। अरे आपको बहुत पीडीएफ सारे आई फोटोज couldn't हैं। edit, नहीं, आपको मैंने I पीडीएफ couldn't भेजा edit. है, तो पीडीएफ का डायरेक्टली प्रिंट आउट दे सकते हो। पीडीएफ जो मैंने आपको भेजा है ग्रुप में, पीडीएफ भेजा है। पीडीएफ फाइल है, पीपीटी हाँ नहीं, वो उसका पीडीएफ प्रिंट, है। हाँ उसका प्रिंट आउट निकाले तो ये बैकग्राउंड पूरा ब्लैक आ जा रहा सर, अच्छा सा प्रिंट आउट नहीं आ रहा, इट इज नॉट लेजिबल। मैं आपको एक काम पूरा- करूंगा, मैं आपको व्हाइट बैकग्राउंड वाला जो पीपीटी है वो दे दूंगा, तो आप हाँ वो प्लीज अच्छे से सर, क्योंकि पढ़- मुझे ना फिजिकली पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसा चलेगा। ऐसे नहीं पढ़ मैं आपको सकती। व्हाइट कलर का अपना जो बैकग्राउंड है वो दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू। साथ में बिल भी आने वाला है, और आपको चश्मा भी नहीं है, तो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ओह गॉड सर होमवर्क, कल का ठीक है। होमवर्क दो। तो आप अभी क्या करोगे, परसों आपको ना, परसों आना है ना, परसों अभी। परसों आना है आपको। हाँ ऑलरेडी मेरे पास दूसरी एक बैच अभी आ चुकी है, तो उसको मुझे कल लेक्चर लेना पड़ेगा। तो आप क्या हाँ। करोगे, जितने भी आपके ना लेक्चर्स अभी तक हुए हैं ना, सारे लेक्चर्स आप रिवाइज करोगे। पीपीटी पूरा आप लोगों के पास में, आप पीपीटी में हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करोगे। जितने डाउट्स हो आप सारे के सारे डाउट्स मुझे लिख कर भेजो, ये आपका होमवर्क है। जितने डाउट्स निकाल सकते हो, रिवीजन आपको निकालनी है, रिवीजन और जो पेंडिंग ओके होमवर्क है उसको याद करना है, और वो मुझे आपको करके भेजना है, ठीक है, याद से। सर क्योंकि मेरा बताओ ना क्या रह गया, प्लीज बताओ ना, मेरे को मैं आप लोगों को समझ नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, ओके ध्यान सर, से बताऊंगा। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय ओके बाय। सर, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड हाँ नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट Thank एवरीवन, you, बाय sir. बाय।